Hello guys, what's up? Hope you are doing fine. This is me Mir Waheed and today I will be teaching you the remaining part of mm, बायोस्फीयर रिजर्व राइट। आज हम बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कुछ अपडेट भी मैं करके लाया हूँ इसको। कुछ एडिशन भी हो चुका है इन बायोस्फीयर रिजर्व में जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर नए दो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो भी हम इसमें जानेंगे। इसमें हम देखेंगे कि क्या बोलते हैं इसको, वल्चर्स की पॉपुलेशन का डिक्लाइन कैसे होता है, वेटलैंड्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कार्टिजिना प्रोटोकॉल जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे हम। तीन या चार लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा पूरा अच्छे से बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन, मतलब बहुत सही ढंग से। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह हम ज्योग्राफी की तरफ मूव करेंगे। फिर बताऊंगा मैं क्या क्या करेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता आराम से हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको फास्ट पढ़ाऊंगा उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप ये मेरे लेक्चर सुनो और उसी टाइम आपको याद हो जाए। ठीक है, फिर एक बार पीडीएफ देखना है बस, और कुछ नहीं है, और नोट्स बनाना है, सो दैट नोट्स आपको लास्ट पे हेल्प करेगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल स्लोली चल रहा हूँ, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए, दिमाग में बैठ जाए चीज़ें, किस तरीके से रिटेन करना होता है चीज़ों को। तो मैं तो आपको वैसे फास्ट भी पढ़ा सकता हूँ, बट वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। मैं हवा में चलूंगा तो फिर वो बाउंस हो जाएगा, फिर सिर से ऊपर, फिर हेलमेट पहनना पड़ेगा आप लोगों को, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बिल्कुल अपने हिसाब से चल रहा हूँ। आप चलते जाओ, बाकी सब्जेक्ट्स पे करते जाओ, जो आप पढ़ रहे हो ट्रिपल एस पे वो भी करते जाओ। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा अच्छे ढंग से, कॉन्फिडेंस भी आपको मिल जाएगा। कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू ट्रिपल एस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, सो दैट इस चैनल का भी ग्रो ठीक हो जाएगा, तो सबका फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो अपने तक ही मत रखो, फ्रेंड्स को भी कम से कम बुला लो, उनको बोलो कि ये चैनल इसमें अच्छा है। अगर वो पेड कोर्स से भी पढ़ रहे हैं कहीं से, कोई मसला नहीं, पढ़ने दो उनको, स्टिल बोलो कि ज्वाइन करें, यहाँ से भी अच्छा मिल रहा है। ठीक है, ठीक है ना। फिर लक की बात है, लास्ट में कौन सिलेक्ट हो कौन नहीं, आप अपना एफर्ट्स दे दो, आप अपना पूरा 110% दे दो सही ढंग से। इन 2-2.5 महीनों में तो हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात होती है, एग्ज़ाम क्वालिफाई होना ये मुश्किल नहीं होता। हाँ, एक चीज़ इसमें बहुत मेहनत लगती है, वो आपको करना है बस। एक बार आपकी प्रिपरेशन थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच गए ना, तो ये समझो कि आप कोई भी एग्ज़ाम पास करोगे। फिर लाइन टू लाइन एक एक एग्ज़ाम के बाद एक एग्ज़ाम करोगे। जितने भी जम्मू कश्मीर में जितने भी एसएससी सीजीएल में एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सभी आप एग्ज़ाम्स आप क्वालिफाई करोगे, जितने भी है। आपका एक थ्रेशोल्ड लेवल होना चाहिए। थ्रेशोल्ड लेवल मेरा कहने का मतलब है कि एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लेवल ऐसी होनी चाहिए कि आप हर एक एग्ज़ाम पास करोगे। वो कहाँ कैसे आता है, वो आपको आता है, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा, आप वो मार्केट वाली बुक्स पढ़ोगे जो मार्केट में बेचते हैं, मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे एसएससी इसके सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एसएसबी, ऐसे जेके एसएसबी एग्ज़ाम लिखा होता है, हर एक सब्जेक्ट उसी में डाला होता है, और उसमें एमसीक्यूज़ दिए होते हैं और 1-2 पेज पे थ्योरी दी होती है। वो काम नहीं करेगा, आप वो तो 10 साल भी पढ़ो ना वो बुक्स, उससे कुछ नहीं निकलने वाला। वो ज़माना चला गया जब तक वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब ट्रेंड बिल्कुल चेंज है, कंप्लीटली चेंज ट्रेंड है। अब टाइम के साथ साथ आप भी चेंज हो जाओ, एग्जाम का पैटर्न देखकर पता चलता है ना कि किस लेवल का ये पूछ लेते हैं। ठीक है, इसलिए वो मार्केट वाली बुक्स आप कितना भी पढ़ो ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कितना भी आप पढ़ो वो मार्केट वाली बुक्स, जो एक ही बुक पे सब कुछ वो कंपाइलेशन आता है, वो हेल्प नहीं करेगा आपको, कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। वो वही आपको वो जो क्या बोलते हैं उसको यार, फैक्चुअल क्वेश्चंस 5-6 दे देगा, वो कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वो आपको कहीं से भी मिल सकता है। ठीक, तो एक एक दो दो पेज से काम नहीं हो जाएगा आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक वैलिड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और कंटेंट ठीक ठाक होना चाहिए। जब वो लेवल आपके आएंगे ना, बस आप ये समझो कि आपको आपको कोई रोक ही नहीं रख सकता है सिलेक्शन से। वो थ्रेशोल्ड लेवल लाना ज़रूरी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। आपको लेक्चर भी सुनना, आप खुद भी अगर पढ़ सकते हो कहीं पर वो भी पढ़ो, अपने खुद बुक्स पढ़ सकते हो तो वो भी ऐड करते जाओ। जब तक आपके पास कंटेंट आ गया, बस बात ख़त्म, फिर कोई मसला नहीं होता है। कंटेंट एक जगह पर आपने कंपाइल किया है अपने नोट्स में, फिर एक ही काम है, सिर्फ उसको रिवाइज करना है, बात ख़त्म। अब रिवाइज उस तरीके से नहीं करना, आप बिल्कुल याद करने बैठोगे सीधे, मतलब रटा जैसे करते नहीं, पहले समझो, चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद जैसे आपने समझा, जैसे मैंने कल बोला था, नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, ठीक है, क्या कौन कौन से जोन होते हैं इसमें, तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग होगी ना, फिर याद करना है, जैसे बचपन में आप याद करते थे, क्योंकि फिर वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए।
जब तक आपके पास याद नहीं होता वो कंटेंट आप कैसे मतलब कैसे बोल सकते हो, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, रिटेन होना चाहिए दिमाग में, इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, और दूसरा आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो आप किसी और को समझा सकते हो उस चीज़ को, और आप क्वेश्चन को भी हैंडल कर सकते हो। आपने नहीं तो क्वेश्चन पढ़ा होता है, बट आप क्वेश्चन आपको इस तरीके से घुमा रहा है, आपका माइंड ही खराब हो जाता है, और माइंड खराब होने से आपका पेपर ही गलत हो जाता है, इवन आपने पढ़ा भी होता है। उसमें क्या होता है, उसमें अंडरस्टैंड आपने अच्छे तरीके से नहीं किया होता। तो अंडरस्टैंड करो, प्रेपरेशन उस लेवल तक लेकर जाओ, आपको एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है। फिर 50 पोस्ट क्यों ना हो, आप उन 50 पोस्ट में से अपना पोस्ट निकालोगे। फिर 10 क्यों ना हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस, आप बोलोगे मेरे पास 10 ही काफ़ी, मुझे एक पोस्ट चाहिए, मुझे 10 को भी क्या करना है। फिर मैटर नहीं करता है कि कितने पोस्ट क्या है, बट मैटर ये करता है आपको एक कंटेंट बहुत सही ढंग का होना चाहिए, ठीक है, अच्छे सोर्स से। बेस्ट सोर्स माना जाता है एनसीईआरटीज, वो आप पढ़ोगे नहीं उतना मुझे पता है, और समझ भी नहीं आएगा जल्दी जल्दी, उसको टाइम भी लगेगा। बट अगर आप पढ़ने में ठीक हो, रीडिंग में ठीक हो, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उन चीज़ों को। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको अलर्ट कर रहा हूँ, एग्जाम में नीड क्या है, डिमांड क्या है। अदरवाइज आप प्रेपरेशन करते जाओगे 3 महीने भी निकल जाएंगे, एग्जाम भी दे दोगे, सिलेक्शन भी नहीं होगी, फिर से वही बात, फिर से वही पॉइंट, उसी पॉइंट पे। और आपको ये कभी रियलाइज भी नहीं का हो जाएगा कि हाँ ये क्या, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये बात ध्यान में रखो इस चीज़ को, कि कैसे सिलेक्शन हो जाती है, क्यों हम फेल हो जाते हैं, कहाँ पर फंस जाते हैं, कहाँ मार खाते हैं। पेपर आसान तो आएगा आपको, लेकिन वो आसान सबके लिए होता है, ये भी बात याद रखनी है। क्योंकि आसान है तो सब करेंगे ना, मेरिट वैसे ही हाई हो जाता है। डिफिकल्ट आ जाएगा, प्रेपरेशन लेवल आपकी ठीक होगी, डिफिकल्टी लेवल आ जाएगा, आप ये समझो कि आपकी सिलेक्शन 100% होगी। तो कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आपको जहन में रखना है। ये मैं लेक्चर से पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अलर्ट होना ज़रूरी है। आप जो पढ़ रहे हो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो या किस लिए, अब आप इंग्लिश को सिर्फ, आपका इंग्लिश का सिलेबस जो है वहाँ पर आपको वो ग्रामेटिकल है, तो आपको ग्रामर पे पूरा फोकस करना है, हर एक रूल आपको सीखना है, रूल बेस्ड आ जाएगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल पूरा अलर्ट रहना है। जैसे उसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, क्या है, कंजक्शन है, बहुत सारी चीज़ होते हैं, वर्ब क्या होता है, हर जगह पर वो आपको समझना है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा, आप कुछ भी पढ़ते जाओ ना, किसी भी बुक से समझ नहीं आएगा इंग्लिश ग्रामर को कम से कम 2-2.5 महीने लगेंगे आपको समझने में अच्छे तरीके से, एक ढंग से, सो दैट आपको फिर कभी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चीज़ें सीख लेते हो। जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया, आहिस्ता 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 लेक्चर तो बढ़ रहे हैं, तो मैं 30 मिनट का ही दे रहा हूँ इस लेक्चर। अगर मैंने 20 लेक्चर दिया किसका, इकोनॉमिक्स का, ठीक है, 20 लेक्चर अभी तक सपोज मैंने इकोनॉमिक्स का दिया, इसमें इसका मतलब हमने अभी 10 आवर ही इकोनॉमिक्स पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा हमने अभी। कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर आप इकोनॉमिक्स के ज़्यादा लेक्चर ले रहे हो, कुछ भी नहीं लिया मैंने। ये 30 मिनट्स का क्या होता है, कुछ भी नहीं। बात समझ में आ रही है? ये भी आपको जहन में रखना है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर आप जल्दी करो, सिलेबस कवर कवर कंप्लीट करना है। चलो मैं चलूँगा फास्ट, मैं बहुत फास्ट चल सकता हूँ, मेरा कोई भी इशू नहीं है। जो मैं 5 दिन में कवर करता हूँ, मैं आधे घंटे में कवर करूँगा, लेकिन मुझे पता है वो सिर से ऊपर जाएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप वो वैसे भी आधा घंटा वेस्ट ही फिर करोगे फ़ोन, मतलब स्क्रीन पे जब आप देखोगे उसको। तो इसीलिए चीज़ें, एग्ज़ाम को क्यों दिया जाता है 5-6 महीने? थोड़ा लॉजिकली सोचो, एग्ज़ाम को 6 महीने इसलिए दिया जाता है, सो दैट आप क्या करो, आप उसको चीज़ों को आराम से समझो, हर एक चीज़ समझो अच्छे से, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझो, हर एंगल से समझो टॉपिक को, और लिखते जाओ, याद करते जाओ, बस बात खत्म, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। उसके लिए आपको टाइम टेबल, थोड़ा सा मुझे 2-3 मिनट लगेगा आपको ये बोलने में, आपको ध्यान से सुनो ये बात। थोड़ा सा आप क्या किया करो, टाइम टेबल मैंने मेंटेन रखो अपने हिसाब से, कौन सा बेस्ट टाइम आपके पास सूट करता है, मॉर्निंग वाला, इवनिंग वाला, जो भी है वो आपको पता होगा, लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से आप करो। टाइम को ब्रेक करो आप, 2-2 आवर का स्लॉट बना लो, 2 आवर, फिर 1 आवर ब्रेक ले लो, फिर 2 आवर का एक और स्लॉट ले लो, फिर 1 आवर का ब्रेक ले लो, बीच में से कुछ भी करो, उस 1 आवर में खाना खाओ, म्यूजिक सुनना है, कुछ भी, जो भी आपको मन में है, जो भी आपको मर्जी है, ठीक है। और फ़ोन नहीं चलाना है, 1 आवर में फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना। अगर आपने फ़ोन चलाया ना, मोबाइल यूज़ किया, तो ये समझो कि आप प्रेपरेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। और फिर 2 आवर है, इसको भी 2 आवर में फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 2 आवर में ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, 2 आवर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो गया ये वाला काम, ठीक है। 3 दिन ये किया, फिर नेक्स्ट 3 दिन क्या करो, 2 आवर वो एक और सब्जेक्ट पढ़ो, 2 आवर एक और सब्जेक्ट पढ़ो, 2 आवर एक और सब्जेक्ट पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश आ गया, वो आ गया, वो आ गया, इस तरीके से, ठीक है। तो टाइम टेबल बना लो, टाइम को एडजस्ट कर लो, ये टाइम पता नहीं चलेगा, फरवरी खत्म होने वाला है।
10 ही दिन बचे, मतलब 10 नहीं 8 दिन बचा है। तो अब थोड़ा सा थोड़ा क्या खतरनाक वाला फ्लो बना लो, तूफान आने वाला होगा फिर। ठीक है, ऐसे प्रिपरेशन करो, ये समझो कि तूफान आने वाला, और उस तूफान को आपको क्या करना है, फेस करके निकल जाना है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहो, थोड़ा सा बिल्कुल ये रहो, कॉन्शियस रहो कि चीज़ों को कि क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से प्रिपरेशन करने की, कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है या सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो। ठीक है, पढ़ना ही नहीं है सिर्फ, ये भी करना है ना, जज खुद को करना है कि मेरे पास कितनी इन्फॉर्मेशन अभी, अगर कोई क्वेश्चन अगर हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, पिछली बार कौन सी मिस्टेक्स हुई है तो वो रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं, मिस्टेक के ऊपर काम करना है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छे से आता है, पिछली बार आपने पंचायत में पढ़ा होगा, कोई सब्जेक्ट अच्छे से आता है, उस पर क्यों टाइम वेस्ट करना है, मुझे ज़रा बोलो। अगर किसी का अकाउंटेंसी अच्छा है, उसको अकाउंटेंसी क्यों पढ़नी है, वो लास्ट के 10 दिन पढ़ो ना फिर। किसी का इकोनॉमिक्स अच्छा है तो उसको क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। किसी का इकोनॉमिक्स वीक है, पूरा इकोनॉमिक्स पे फोकस दे दो। इकोलॉजी एनवायरनमेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अभी तक इकोलॉजी एनवायरनमेंट सिलेबस में नहीं आया है, ये तो पढ़ना ही है। ज्योग्राफी उन्होंने दिया है, ठीक ठाक वेटेज है ज्योग्राफी की, 30 मार्क्स के वेटेज में से 12-15 मार्क्स तो आ ही जाएगा। फ्रीडम स्ट्रगल आपने पढ़ा नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है। तो इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को कि पूरा टाइम दे दो, मतलब अच्छे तरीके से, जो भी टाइम दे रहे हो वो सही ढंग से दे दो। और दूसरा, फ़ोन करो बंद, मोबाइल फ़ोन बंद रखो। जिस टाइम भी आप पढ़ रहे हो पूरा डाइवर्ट रखो, फ़ोन को लॉक करो, डाइवर्ट ही रखो, फ़ोन बंद रखो, जिसको कॉल करने दो। तो पढ़ाई पे पूरा फोकस करो, कंसंट्रेशन। जब तक फोकस नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगी, फुल कंसंट्रेशन, तब तक काम नहीं बनेगा। अब कितना भी आप बैठो फिर 10 साल भी एक जगह पर, नहीं हो जाएगा काम। इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखो। चलो हम शुरू करते हैं। ये डोज आपके लिए, आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है। आपको समझ आना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या करना है, क्योंकि सिलेक्ट होना ही होना है। कुछ भी करके बोलते ना, वो ज़मीन आसमान से मिला दो, लेकिन सिलेक्शन लेकर आओ, फिर देखो फिर मज़ा कितना है, फिर आप बहुत सारी तैयारी कर सकते हो साथ साथ। चलो, आज मैं 4 कमेंट्स लेकर आया हूँ, लेकिन उनको हम लास्ट पे देखेंगे। 2 बॉयज़ के कमेंट्स हैं, उसमें से 2 गर्ल्स के हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, वो हम लास्ट पे पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? चलो हम स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में बोलूँगा और एक बात क्या करना है आप लोगों को। और कल, क्योंकि कल संडे है, कल ऑफ रहेगा, मैं बताऊँगा कल का दिन यूटिलाइज़ कैसे करना है। टाइम पास मत करो पढ़ाई के साथ। अगर आप लोगों ने टाइम पास किया ना, तो बहुत आगे बहुत ज़्यादा फिर आप रिग्रेट करोगे, मतलब इतना रिग्रेट करोगे फिर नहीं होगा। मतलब इन 2 महीनों से आपकी लाइफ सुधर जाएगी, और अगर इन 2 महीनों के बाद सिलेक्शन नहीं हो जाएगी आप लोगों की, अगर नहीं सिलेक्शन हुई ना, तो ये समझो कि आपके 6 साल दांव पे लगेंगे। ये बात ज़हन में रखो, क्योंकि आगे नहीं निकलने वाला, निकलेगा भी तो बहुत कम पोस्ट निकलने वाले होंगे। और कश्मीर का तो आपको वैसे भी पता है, हड़ताल होता है, बाकी चीज़ फिर पता नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट या इलेक्शन अगर हो गया, ये लंबा प्रोसेस खींचा जाता है। इसलिए जो ये अपॉर्चुनिटी है, इसको मत छोड़ो, करते जाओ। चलो हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने जो आपको बोला था, कल मैंने पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो सबसे पहले, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बोला था, ठीक। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में है वो कितने हैं? 18 है टोटल बायोस्फीयर रिजर्व। उसमें मैंने बोला था 10 और 8 में डिवाइड किया था मैंने बोला था 10 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिनको रिकॉग्नाइज किसने किया है? मैप प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने अंडर मैप मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। लेकिन ये इसमें डेटा आपको चेंज करना है। इस 10 को क्या करना है आपको? इसको 12 करना है, और यहाँ पर आप 6 रखो, बस इतना ही चेंज करना है। क्योंकि 2 सालों में 2020 में और 2018 में 2 और जो है इनको इसको इंक्लूड किया गया। इन 8 में से 2 को इसके साथ लगाया गया है। किन के साथ? इन 10 के साथ। तो ये 10 वाला बन गया 12 और ये बन गया 6। ओवरऑल तो 18 ही रहेगा इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना, अब बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं आपको बोलना। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो हैं 18, एंड आउट ऑफ 18 इसमें से 12 ऑफ विच 12 आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर मैप प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। क्वेश्चन आएगा कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो अंडर यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंडर आता है? आपको बोलना है 12 है। अब इसमें से करंट वाला क्वेश्चन अगर थोड़ा सा छेड़ सकते हैं, वो पूछेगा कि लास्ट वाला रिसेंटली कौन सा वाला जो है बायोस्फीयर रिजर्व है या टाइगर रिजर्व है जो यूनेस्को के अंडर आया है, वो आपको याद है, वो मैं बताऊंगा अभी कौन सा है वो, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकते हैं। ये सीरीज केएस वालों के लिए भी, जो एग्जाम देने वाले हैं जून जुलाई में, उनके लिए भी बेस्ट, मतलब बहुत फायदेमंद रहेगा, तो वो भी देख लो आप,
ठीक है, एसएसबी के लिए तो वैसे भी है क्योंकि उनके सिलेबस में अच्छे से दिया है ये। हाँ ठीक है, देयर आर 10 बायोस्फीयर, ये लिखना आपको यहाँ पर, देयर आर 12 बायोस्फीयर्स, दीज आर 12 बायोस्फीयर्स जो मैप के अंदर आता है। नंबर फर्स्ट जो है, इसको मैं जूम करता हूँ। नंबर फर्स्ट है, आपको देखो मैं आपको एक कोड बनाऊँ बोलूंगा, आपको क्या रखना है याद। मैंने क्या लिखा साइड में, PAAN, NN, मैंने लिखा एक बार P, फिर लिखा मैंने A, फिर लिखा मैंने A दो बार, फिर लिखा मैंने N, ठीक है, लास्ट पे मैंने क्या लिखा, G। अभी आपको किस तरीके से ऑर्डर इसको क्या बनाना है, P पहले हो गया, फिर 2 बार A, फिर 3 बार N, हो गया यहाँ तक। फिर G है नीचे, देख तो मैं और क्या है, GGSS, देखो, सॉरी, देखो यहाँ पर ध्यान रखो बेटा, यहाँ पर देखो P, उसके बाद मैंने लिखा AA, उसके बाद लिखा मैंने NN, इनको याद रखना है ना, इसलिए मैं कोड बोल रहा हूँ, और ट्रिपल N है, और उसके बाद 2 G है, और लास्ट में क्या है, S है। अब ये P जो है, इसको क्या बोलते हैं हम, P क्या होता है, P का मतलब है पंचमरी नेशनल पार्क है या पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। ये कहाँ पर है, लोकेशन आपको याद रखनी है, ये MP में है, नंबर फर्स्ट पॉइंट। इसी के साथ ऐड किसको किया गया है, जैसे मैंने बोला कि ये पन्ना नेशनल पार्क जो है ये उन 8 में आता था, लेकिन इस पन्ना नेशनल पार्क को किसके अंडर लिया गया है, इसको लिया गया है यूनेस्को के मैप के अंडर। तो ये भी याद रखो, पंचमरी के साथ P एक और याद रखो, P पन्ना टाइगर रिजर्व, ये भी MP में है, इसीलिए मैंने एक जगह पर लाया क्योंकि ये भी MP के साथ है, ठीक है। तो MP में पंचमरी और पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये यूनेस्को के अंडर आता है। नेक्स्ट जो है दैट इज अगस्ता मलाया ए, ठीक है। ये अगस्ता मलाया जो है ये कहाँ पर शेयर है, यहाँ पर अगर जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा वहाँ पर मैं मैपिंग दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैप से आपको ज्योग्राफी पूरा सीखना है। जो फिजिकल एंड जो पॉलिटिकल डिवीजन है वो सारा कुछ खेल मैप का है, उसमें आपको याद नहीं करना। अगर आपको मैप याद रहेगा ना तो आपको सारी चीज़ें एक ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ, यहाँ पर जो है इस पोर्शन को बोलते हैं कर्नाटका, और ये पोर्शन जो है केरला है, और यहाँ से जो हम खींचे ये तमिलनाडु है, ठीक है। एक सेकंड रुको, ये वाला जो है कर्नाटका है, ये वाला जो है ये केरला है, ये वाला कर्नाटक है, और ये तमिलनाडु है। तो ये जो है सॉरी अगस्ता मलाया जो, ये कौन कौन शेयर करता है, ये शेयर करता है केरला और कर्नाटका जो है शेयर करता है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि अगस्ता मलायन बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में, आपको बोलना है ये शेयर है किसका, केरला और सॉरी तमिलनाडु और किसका, केरला का, कर्नाटका का नहीं, केरला का और तमिलनाडु, ये केरला है और इस साइड तमिलनाडु, ये तमिलनाडु ये केरला है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है थर्ड जो है दैट इज अचानक मार अमरकंटक, शेयर्ड बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड MP। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, इसलिए मुझे मैप लाना था यहाँ पर, चलो ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाथ से बना लेता हूँ, ठीक। ध्यान से देखो क्योंकि लोकेशन जब तक आप नहीं देखोगे ना तब तक याद नहीं रहेगा ये कहाँ पर है। ऐसे देखो बस, ये नीचे बनाता हूँ मैं, साउथ इंडिया का ही बनाता हूँ, ये वाला यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और यहाँ पर MP है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो है अचानक मार, इन 2 स्टेट्स में एक शेयर जो है इस बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। थर्ड पे चलेंगे, फोर्थ पे चलेंगे, दैट इज नीलगिरी, नीलगिरी नेशनल पार्क एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है, केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु। दैट मीन्स साउथ इंडिया में हम बात करेंगे कि नीलगिरी नेशनल पार्क कहाँ पर है, साउथ इंडिया में। तो यहाँ पर कर्नाटका, यहाँ पर केरला, यहाँ पर तमिलनाडु, तो दैट मीन्स ये इन 3 स्टेट्स में क्या है, शेयर है किसका, नीलगिरी नेशनल पार्क, ठीक है। बात समझ में आ रही है। दूसरा जो है दैट इज नोकरेक, नोकरेक जो है ये मेघालय में है। मेघालय कहाँ किस साइड का स्टेट है, आपको बोलना मेघालय जो है वो है नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट जो है वहां का जो है नोकरेक। आपको याद रखना है नोकरेक, जो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, नोकरेक मेघालय। आपको याद रखना आपके पास एक नौकर है और वो आपको क्या बना के देता है, वो आपको मैगी बना के देता है, ठीक है। बस इतना याद रखो, मेगा मतलब मैगी, इससे थोड़ा याद करो। तो आपका नौकर है वो आपको रोज क्या करता है, वो आपको मैगी बना के देता है, ये आपको याद रहेगा मेघालय में, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते कि नोकरेक नेशनल, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी आप पढ़ रहे हो ना, तो बायोडाइवर्सिटी में डेफिनेटली आपको नेशनल पार्क पढ़ना है, तो देन आपको डायरेक्ट पूछेगा कि ये नेशनल पार्क कहाँ से आया, ये किस स्टेट का नेशनल पार्क है, किस स्टेट में, या बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद है नंदा देवी उत्तराखंड में
ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड में, मैं आपको लिस्ट लेकर आऊँगा नेशनल पार्क्स, उसमें मैंने कोड बनाया उसके लिए, बहुत अच्छा सा कोड, आप याद रख सकते हो। नंदा देवी याद रखो, देवी कहाँ रहती है? उत्तर में रहती है, तो इसको बना सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम, गल्फ ऑफ मन्नार, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? आपको क्या लिखना है? गल्फ ऑफ, लार्जेस्ट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया, बायोस्फीयर ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पर इसको क्यों मैंने लिखा आउट ऑफ 10? अच्छा ठीक है, ठीक है। इन इन 12 में से, जो ये 12 है ना, ये 12 जो है, इनमें से जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है? वो गल्फ ऑफ मन्नार है। अगर आएगा कि जो भी यूनेस्को के अंडर क्या आता है, बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, उनमें से, उन 12 में से सबसे बड़ा कौन सा है? आपको बोलना है वो गल्फ ऑफ मन्नार है। लेकिन टोटल 18 में से सबसे बड़ा कौन सा है? आपको बोलना है कच्छ सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है दैट इज कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। इससे कंफ्यूज नहीं होना। मैंने दो बातें बोली यहाँ पर। मैंने बोला सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ठीक है, तो मैंने लिखा गल्फ ऑफ मन्नार। लेकिन ये इन 12 में से जो यूनेस्को के मैप के अंदर आता है, ठीक है, लेकिन टोटल कितने ओवरऑल? टोटल तो 18 है। उन टोटल में से सबसे बड़ा कौन सा है? वो है कच्छ, सबसे बड़ा है। अमिताभ बच्चन का आपने वो देखा होगा ना, वो ऐड देखा होगा, वो दिखा रहे हैं किसका? जेबरा का वो ऐड दिखा रहे हैं, टीवी पे आ रहा था 1-2 साल पहले, पता नहीं आज आ रहा है, मैंने काफी टाइम से नहीं देखा है। ठीक है, तो वहां पर ये कच्छ जो है, ये आपको याद रखना, वो गुजरात का ही दिखाते थे। ठीक है, लोकेशन कहाँ पर है इसकी? गुजरात की है। तो बस यहाँ पर आपको याद रखना है कि गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है? ये है लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ये भी मैं बताऊंगा, गल्फ किसको बोलते हैं, बे किसको बोलते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद ग्रेट निकोबार, तो अंडमान एंड निकोबार में एक जगह है जिसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है यहाँ पर, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार, वहां पर है, क्या है ये? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल, सिमलीपाल क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स मैंने इसको देखा है प्रीवियस ईयर पेपर्स में। इस सिमलीपाल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब आपको इसको याद कैसे रखोगे? आपको याद रखना है, मेरी सिम जो है, मैं उड़ीसा गया था, वहां पर इस उड़ीसा में मेरी सिम ही गुम गई है। ठीक है, या आपने इस उड़ीसा की सिम ली है, कुछ भी याद रख कर ले लो। तो उड़ीसा में सिमलीपाल। उसके बाद सुंदरबंस, ये सबको पता है, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो ये भी आप याद रखना, सुंदरबंस नेशनल पार्क है, यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये इसके साथ। अब ये हो गए 10, ये तो 11 हो गई, क्योंकि मैंने इसमें पन्ना भी आपको बोला। यहाँ पर मैंने पन्ना भी आपको बोला, देखो ध्यान से, 2 और मैं इसको साथ ऐड करूँ, एक और मुझे एक्चुअली ऐड करना है। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा था, कहाँ गया ये? हाँ, मैंने पन्ना को लिखा था यहाँ पर उन 8 में से, लेकिन अब ये पन्ना किसके साथ आता है? उन 12 के साथ। ये पन्ना नेशनल पार्क जो है, या पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में, और ये यूनेस्को ने कब डिक्लेयर किया? 2020 में। क्वेश्चन आएगा कि जो रिसेंटली इसने क्या यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है अंडर मैप के अंडर, किस बायोस्फीयर रिजर्व को? इंडिया के। आपको बोलना है वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। क्वेश्चन नहीं, अगर क्वेश्चन ये भी नहीं पूछ सकते कि यूनेस्को ने कौन सा किया है, आपको पूछा जाएगा इस पे क्वेश्चन कि पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर है, या पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। आपको बोलना है वो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि ये करंट के साथ रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ सकता है वहां से। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। और क्या मैंने बोला अभी? और एक है, कहाँ गया वो? हाँ, कंचनजंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर देखो, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ये भी यूनेस्को ने 2018 में इसको डिक्लेयर किया। तो टोटल जो है बायोस्फीयर रिजर्व ये 12 है। ये 12 किसके अंडर आता है? यूनेस्को के मैप के अंडर आता है। ठीक है, ये हो गया एक। बाकी बचा कितना? 6 जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के, लेकिन वो इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आता है। सिर्फ इंडिया के 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे जो इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में कंसिडर किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर मैंने लिखा, इसको हाईलाइट भी किया। लार्जेस्ट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया, आपको लिखना है कच्छ। क्वेश्चन है ये कच्छ कहाँ पर है, आपको बोलना है ये गुजरात में है। स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया कौन सा है? नोकरेक। मैंने अभी बोला आपका नौकर कहाँ क्या करता है? मैगी बना के देता है, और आप वो मैगी खाते हो, मतलब मेघालय। ठीक है, एक और जो है अगस्ता मलाया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय मैप इन 2016। तो देखो, मैंने करंट के 3 लेटेस्ट कौन से थे? देखो, 2016 वाला, ठीक है, 2018 वाला, और उसके बाद 2020 वाला।
2016 में किसको लिया गया था? अगस्ता मलाया था, जिसको यूनेस्को का मैप बनाया गया। इसका मतलब उससे पहले कितने थे फिर? उससे पहले 9 थे। तो ये कौन सा बन गया? ये 10वां बन गया। उसके बाद यहाँ पर 2018 में किसको लिया? कंचनजंगा। ये कब लिया गया? 2018 में। इसका मतलब ये कौन सा बन गया यहाँ पर? ये यहाँ पर 10th वाला था, तो ये यहाँ पर 11th वाला बन गया, ठीक है। उसके बाद ये बन गया 12th वाला, लेकिन ये कौन सा है? ये पन्ना नेशनल पार्क है या पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि कंसिडर किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको ये बायोस्फीयर रिजर्व अच्छे तरीके से समझ आएगा। बचा क्या फिर? बचे बाकी 8, मतलब यहाँ पर तो 8 है, लेकिन एक्चुअली बचे कितने? 6, क्योंकि 2 को मैंने उसके साथ किया है। डी के याद रखो, डी के मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। डी के हो गए 4, 2 आप बाहर निकालो उसको, ठीक है। 2 को बाहर निकाला, कंचनजंगा को भी बाहर निकालना है और पन्ना को भी बाहर निकालना है। और फिर ये याद रख सकते हो SCM, आप याद रख, जब आप नोट्स पे लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला था। अब डी का मतलब क्या है? दिहांग एंड दिबांग, जो अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट। देखो जब आप मैप बनाओगे ना, कोई भी मैप आपको बनाना होगा ना, आप पूरा मैप मत बनाया करो। ये बोल रहा है कि किस स्टेट में है, ये अरुणाचल प्रदेश में, दैट मीन्स ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 7 सिस्टर्स में से एक जगह पर आता है। तो आप सिर्फ क्या बनाओ, इंडिया का कौन सा वाला पार्ट बनाओ? आप सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कैसे होता है? वो कुछ इस तरीके से होता है ना, अगर आपको याद होगा, ठीक। तो आप यहाँ पर कोई लोकेशन दिखा लो नॉर्थ ईस्टर्न में, कौन सी लोकेशन है, सॉरी, ये लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश दिखा लो यहाँ पर। बात समझ में आ रही? तो आपको सीधे समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का है, दैट मीन्स यहाँ पर दिहांग दिबांग, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है। कंचनजंगा मैंने आपको बोला है सिक्किम में, ये तो उसके साथ आएगा। दिब्रू, ठीक है, दिब्रू कहाँ पर है? दिब्रू जो है ये आसाम में, आपको पता है आसाम भी कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद कच्छ, मैंने अभी बोला कच्छ जो है ये कहाँ पर है? गुजरात में है। इसका मतलब गुजरात कहाँ का है? ये इंडिया का वेस्ट वाला पार्ट है। तो आपको पूरा इंडिया नहीं बनाना, आप पूरा इंडिया का सिर्फ गुजरात ही बना लो। और ये गुजरात कहाँ पर है? ये गुजरात यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप इसको लोकेट कर सकते हो। जब आप मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे ज्योग्राफी में। अब कभी ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर सिविल सर्विस में बैठ जाओ, आप ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चंस करके आओगे। चलो, क्योंकि आपका सिलेबस दिया भी है सही ढंग का, उन्होंने SSB वालों ने बहुत अच्छा सिलेबस दिया है ज्योग्राफी का। चलो ये हो गया। हाँ, कच्छ इट हैज कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैज लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ हेमिंगो बर्ड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कच्छ नेशनल पार्क जो है या कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वहां पर सबसे लार्जेस्ट ब्रीडिंग किसकी होती है? आपको याद रखना है, हेमिंगो याद रखना है। हेमिंगो बर्ड्स है HAMINGO, याद रखो इस चीज को, हेमिंगो बर्ड्स, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट ब्रीडिंग हमिंगो बर्ड्स की कहाँ पर होती है? वो होती है गुजरात के कच्छ एरिया में, कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पूरे वर्ल्ड में गुजरात में है सबसे ज्यादा ब्रीडिंग होती है इसकी, क्योंकि इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है शीशा चेलम बोल सकते हो इसको, ठीक है, ठीक है। शीशा चेलम या सिशाब चेलम भी बोल सकते हैं। ये आंध्रा है। अब क्वेश्चन है ये आंध्रा कहाँ पर है? ये साउथ इंडिया में, दैट मीन्स आपको इंडिया का साउथ इंडिया ही बनाना है सिर्फ। और यहाँ पर क्या दिखाओगे? आपको पता है ये तमिलनाडु है, ये पता है आपको, ये आंध्रा है। और ये कहाँ पर पता है? यहाँ पर उड़ीसा है, ये पता है यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पर है ये आंध्रा पे, पता भी चलना चाहिए कहाँ पर है। इस तरीके से लोकेशंस आपको पता चलेगा पूरा इंडिया कहाँ पर है, पूरा वर्ल्ड कहाँ पर क्या है, कौन से कोस्ट कहाँ पर है। चलो ये भी हो गया, ठीक है। ज्यादा तो आंध्रा आंध्रा के लोग जब क्या होते हैं, वो अंधे होते हैं। जब अंधे लोग होते हैं ना, ये मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, अंधे लोग क्या करते हैं, मतलब आंध्र प्रदेश के लोग अंधे नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आंध्र से अंधा अंधा निकालो आप। ये अंधे लोग होते हैं, जब अंधे लोग होते हैं ये क्या पहनते हैं? शीशा पहनते हैं, मतलब क्या है? सन ग्लासेस, स्पेक्स पहनते हैं। शीशा मतलब सन ग्लास। तो आपको समझ आया होगा की वर्ड है। उसके बाद एक और नेशनल पार्क है, सॉरी, बायोस्फीयर रिजर्व। मैंने पहले भी बोला है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क भी आता है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। जैसे इसने बोला, जो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या आता है? कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद एक और है कोल्ड डेजर्ट। ये कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बर्फ पड़ती है, तो डेफिनेटली कोल्ड है। अब आप ये नहीं बोलो कि वहां पर राजस्थान है, जैसे राजस्थान में सैंड है, तो नहीं। ये एक एरिया है जहां पर, जिसको कोल्ड कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में। पन्ना मैंने आपको बोला ये कहाँ पर? MP में। और M जो है, M का मतलब मानस, मानस भी आसाम में है। तो दैट मीन्स आसाम की 2 नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो किसके अंडर आता है? यूनेस्को के अंडर आता है। सॉरी, किसके अंडर आता है? बायोस्फीयर रिजर्व है। एक तो कौन कौन सा है? दिब्रू, सॉरी, एक तो दिब्रू है, ये कहाँ गया? अच्छा ये है, हाँ, ये दिब्रू। और जो है, एक सेकंड, गायब क्यों हो जाता है? हाँ, एक दिब्रू है और दूसरा क्या है? मानस है, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है?
कोर एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हैज नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था आपको कि हमारे पास एक और सॉरी ये होता है एक ऐसा जोन, फिर दूसरा जोन और तीसरा जोन। बीच वाला जोन जो होता है इसको कोर जोन बोलते हैं, और कोर जोन जो होता है हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स जो है वो किस जोन में, बायोस्फीयर के किस जोन में देखने को मिल रहा है, आपको बोलना है कोर जोन में बहुत सारी नेशनल पार्क्स देखने को मिल रहा है। नेशनल पार्क्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन कोर जोन में मैक्सिमम नेशनल पार्क्स देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएसबी के लिए, जो सिविल सर्विस के लिए, जो आपको पता होना चाहिए, जो जिसपे ये क्या किया है, रियो डी जेनेरो समिट, अपने अर्थ समिट पढ़ा होगा, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जैसे पिछली बार उसने क्या किया है, यूएस का प्रेसिडेंट जो था डोनाल्ड ट्रम्प, उसने वहाँ पर क्या किया, उसने विड्रा किया था, लेकिन जियो बाइडन ने सबसे पहले यही किया है कि उसने फिर से ये किया है, वापस बोला कि हम वापस ज्वाइन करेंगे किसके साथ, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को फिर से रिवाइव किया जाएगा। मतलब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए चल क्या रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर लिखा है 1992 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस है जिसको बोला जाता है यूएन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जिसको बोलता है यूएन डी। ठीक है, डेवलपमेंट यूएनडीपी जैसे है, जैसे आप लिखो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इट इज पॉपुलरली नोन एज अर्थ समिट। क्वेश्चन आएगा कि 1992 में एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई जिसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उसका पॉपुलर नाम क्या है, आपको बोलना है अर्थ समिट, और उस अर्थ समिट को ही बोला जाता है रियो डी जेनेरो समिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जगह है, रियो जगह है। ठीक है, इसी को बोला जाता है रियो डी जेनेरो समिट। आपके मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि ये पता करो कि ये रियो कहाँ पर है, ये रियो डी जेनेरो कहाँ पर है, वहां पर ओलंपिक्स भी खेला गया था 2 साल पहले, ये पता करो। ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बोलना फिर। चलो 1992 में एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई है। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस है जिसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको पॉपुलर नाम दिया गया है अर्थ समिट। क्वेश्चन आएगा कि रियो डी एसएसबी का क्वेश्चन ये बनता है, रियो डी जेनेरो इज आल्सो कॉल्ड एज, आपको बोलना अर्थ समिट, या क्वेश्चन आएगा कि अर्थ समिट इज आल्सो नेम्ड, पॉपुलरली नेम्ड एज, आपको बोलना रियो डी जेनेरो समिट। ऐसे क्वेश्चन एसएसबी डेफिनेटली पूछ सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इट इज कन्वेंशन ऑन सीबीडी, ये एक कन्वेंशन है, जो ये समिट थी, ये रियो डी जेनेरो समिट जो है, समिट किसको बोलते हैं या कन्वेंशन किसको बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये क्या है, जो ये समिट जो है ये एक्चुअली एक कन्वेंशन है, किसके ऊपर, सीबीडी के ऊपर। अब क्वेश्चन है ये सीबीडी क्या है, इसको बोलते हैं हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर एक कन्वेंशन बनाया गया, एक फॉर्मल मीटिंग की गई है, उस मीटिंग में कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, जो डिसीजंस, फाइनल डिसीजन जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो ये एक ऐसा कन्वेंशन होता है जिसको बोला जाता है रियो डी जेनेरो समिट। ये किसके ऊपर है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व किया जाएगा। अब यहाँ पर जब मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे पास कन्वेंशन किसको, पहले समझो ये कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, ट्रीटी का मतलब क्या होता है। कन्वेंशन होता है कंट्रीज कन्वीन टू मीट टुगेदर टू डिस्कस एन इशू ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देखो जब भी कोई भी इशू होता है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे कोरोना वायरस एक इशू है, या ग्लोबल वार्मिंग इशू है, या क्या बोलते हैं उसको, क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू देखने को मिल रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, सी लेवल राइज होता है, फ्लड्स देखने को मिल रहा है, फॉरेस्ट फायर लगता है, एलिनिनो लानिना आपने सुना होगा, मतलब जो ये क्या होता है एबनॉर्मेलिटीज आती है क्लाइमेट में। ठीक है, फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उन इश्यूज के ऊपर क्या किया जाता है, एक कन्वेंशन बनाया जाता है, एक फॉर्मल मीटिंग की जाती है, जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उनके मेंबर्स मिल जाते हैं और मीटिंग करते हैं। जो भी इशू होता है उस इशू के ऊपर जो लास्ट पे, सबसे लास्ट पे उसका जो फाइनल डिसीजन होता है, जो भी लास्ट जो हम ले लेते हैं फाइनल आउटकम, किसी भी मीटिंग का जो फाइनल आउटकम होता है, किसी भी ऑफिशियल मीटिंग का जो फाइनल आउटकम होता है, उस आउटकम को ही हम ट्रीटी का नाम देते हैं। अरे हम बोल रहे ना कि यूएसए और इंडिया ने ट्रीटी किया है, दैट मीन उन्होंने कुछ एग्रीमेंट किया होता है, फिर उसका आउट कुछ बात चल रही होती है, फिर लास्ट पे उस बात का जो आउटकम होता है उसी को हम ट्रीटी का नाम देते हैं। तो यहाँ पर ट्रीटी इज द, यहाँ पर treaty is the final outcome of convention. CBD finally came out with a treaty through convention was used to frame it for UN treaty. UN में ट्रीटी को याद रखो, UN में ट्रीटी को कन्वेंशन भी बोला, वहां पर कन्वेंशन और ट्रीटी का जो है एक ही
नाम दिया जाता है। एक और बात, मुझे एक फैक्ट याद आया, जो टेररिज्म है ना, पढ़ते ना टेररिज्म, टेररिज्म की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। अगर आपको बोलेगा डिफाइन करो टेररिज्म, टेररिज्म की कोई भी डेफिनेशन नहीं है, यूएनओ में भी इसकी डेफिनेशन नहीं है। ये बात याद रखना, मुझे यहाँ से याद आया है, ठीक है ना। डिफाइन टेररिज्म, तो टेररिज्म की कोई डेफिनेशन नहीं है, यूएनओ ने टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। और ट्रीटी और कन्वेंशन को क्या बोला जाता है, ये यूएन यूएन में इसको ट्रीटी बोलो या कन्वेंशन बोलो, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ, अब क्वेश्चन आ रहा है, फिर क्वेश्चन पता चल, ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटोकॉल फिर किसको बोलते हैं। प्रोटोकॉल एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट होता है ट्रीटी का, ठीक है। फिर प्रोटोकॉल बनाया जाता है, एक सप्लीमेंट्री, एक एडिशनल, एक थोड़ा सा बैकअप रखा जाता है, किसके लिए, ट्रीटी के लिए, कन्वेंशन के लिए। उसमें कुछ बहुत सारी चीजें की जाती है, ठीक है। बस इतना याद रखो, ट्रीटी या कन्वेंशन क्या होता है, एक फॉर्मल मीटिंग होती है, बस इतना याद रखो। कन्वेंशन जो होता है एक फॉर्मल मीटिंग की जाती है, फॉर्मल मीटिंग की जाती है, जो मेंबर कंट्रीज होती है, किसी भी इंटरनेशनल जो इशू होता है उसके ऊपर डिस्कस करना। फिर लास्ट उस पर क्या रिजल्ट निकलता है, क्या आउटकम ले लेते हैं, वो बन जाती है ट्रीटी। और जो प्रोटोकॉल जो होता है वो ट्रीटी या कन्वेंशन को एक सप्लीमेंट्री एक चीज होता है, जिसको बोला जाता है प्रोटोकॉल का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो है अर्थ समिट जो है, जिसको बोला जाता है रियो डी जेनेरो समिट, ये क्या है, ये एक कन्वेंशन है, किसके ऊपर, सीबीडी के ऊपर, दैट मीन्स कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, एंड केम इनटू फोर्स कब, 1993। क्वेश्चन आएगा कि सीबीडी जो है ये कब फोर्स में आया है, ठीक है। आपको बोलना है ये 1993 में। और अर्थ समिट की बात आगे कब, आपको बोलना है 1992 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक और प्रोटोकॉल आपको याद रखना है, बस सिर्फ जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है उसके ऊपर ये एक प्रोटोकॉल बनाया गया है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन को रिड्यूस करना है, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन को रोकना है। मतलब ओजोन डिप्लीशन को कैसे रोकेंगे, सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि अगर ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, सबसे पहले समझो आप ये वाला, जैसे हमारे पास एटमॉस्फेयर होता है, ये ट्रोपोस्फेयर है, इस तरीके से होता है ट्रोपोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ये थर्मोस्फेयर होता है, ठीक है, एक्सोस्फेयर ऊपर होता है। तो यहाँ पर आप याद रखो ये ट्रोपोस्फेयर होता है, ठीक। अ, ये यहाँ पर ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये थर्मोस्फेयर है, ठीक है। फिर ये क्या होता है, ये आउटर स्फीयर, एक्सोस्फेयर, जैसे बोल रहे इसको, एक्सोस्फेयर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये मीजोस्फेयर है, ये थर्मोस्फेयर है, ओहो, ठीक है, हाँ। अ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ओजोन होता है ये कहाँ पर होता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। तो यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि स्ट्रेटोस्फेयर किस लेयर में होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस लिंक होते हैं ना, इसलिए मैं यहाँ पर इसको पूरा घुमा कर ला रहा हूँ एक ही जगह पर, फिर पढ़ने की वहाँ पर जरूरत नहीं है। जैसे आपको दिया गया है एक टॉपिक साइंस में दिया गया है, ग्लोबल वार्मिंग है जो भी, आपको तो वहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर को डिस्कस करना ही है। तो स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फेयर, सॉरी, ये ओजोन कहाँ पर है, ओजोन कहाँ पर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में है। अब इस ओजोन को क्या होते हैं, ओजोन होल्स देखने को मिल रहा है, ओजोन होल्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। थिन जो ये एक लेयर होती है, इसकी कुछ थिकनेस होती है। होल्स का मतलब ये देखने को मिल रहा है कि इसकी थिकनेस जो होती है, जो साइज होता है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, ये थिक हो जाता है, तो होल्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बहुत सारी चीज होती है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे कंपाउंड जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन होते हैं, जो रिलीज हो जाता है अर्थ के सरफेस से, तो वो कहाँ पर चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में आ जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, वन क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या करता है, 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को ब्रेक करता है। ओजोन जो होता है ये O3 होता है, लेकिन जब यहाँ से एटमॉस्फेयर से क्लोरीन निकलता है, वो क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट हो जाता है, O3 के साथ, और O3 क्या होता है, ब्रेक अप हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि ये लेयर होती है ना, O3 लेयर होते हैं, तो ये जब ब्रेक डाउन हो जाएगा डेफिनेटली ओजोन क्या हो जाएगा, ओजोन होल बन जाएगा। तो वन क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक्स ऑलमोस्ट 1000 या 100 क्या बोलते हैं इसको, ओजोन मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, ओजोन होल देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन है ये भी क्या है, ये ओजोन होल का होना ये क्या है, ये भी एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये भी एक इंटरनेशनल इशू है जिसको इंपॉर्टेंस देनी जरूरी है। इसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसको बोला गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन आएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए मतलब ओजोन को क्या करने के लिए, ओजोन होल को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल रखा गया, आपको बोलना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए। आपके लिए एक क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए या ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है। ऑलमोस्ट ये पता होगा आपको, लेकिन आपको मैं कमेंट सेक्शन में
बोलना है, अगर पता नहीं होगा तो कल बता दूंगा मैं, ठीक है। एक और यहाँ पर कीवर्ड है, एक प्रोटोकॉल बनाया गया कार्टिजिना प्रोटोकॉल, ये बायो सेफ्टी के लिए, बायो पायरेसी, बायो सेफ्टी जो होता है उसके लिए क्वेश्चन आएगा कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है जो ओजोन डिप्लीशन को के रिलेटेड है, आपको बोलना वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। आपको बोला जाएगा ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो ऑन बायो सेफ्टी पे बनाया गया, आपको बोलना है कार्टिजिना प्रोटोकॉल। क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो किसके ऊपर है, ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए, जो 2014 में आया है, आपको बोलना है नागोया प्रोटोकॉल। ये एक्चुअली आपको पढ़ना पड़ता है किसमें, क्लाइमेट चेंज में, लेकिन आपको सिलेबस में क्लाइमेट चेंज नहीं है, बट सिविल सर्विस वालों को क्लाइमेट चेंज में पढ़ना पड़ता है। बट यहां पर ऐसे प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट में। ये आपको समझ आया होगा। इंडिया ने रेटिफाई किया कब, सीबीडी का मेंबर कब बना ये, ठीक है। एक सीबीडी का सीबीडी को कब इसने रेटिफाई किया है, 1993 में। बात समझ में आ रही, याद रखना, इंडिया ने सीबीडी दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पे कब इसने रेटिफाई किया है, इसको आपको बोलना है, इसने किया है 1993 में। अब क्या है ये सीबीडी, क्यों, इसमें क्या करना है, आपको बोलना है सीबीडी जो है ये कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन की बात है यहाँ पर, दैट्स व्हाई हमें सीबीडी पढ़ना पड़ता है। ये बात आपको याद रखनी, सीबीडी क्या है, आपको बोलना है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर इसका मेन एम है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे ध्यान रखना है। दूसरा मेन एम क्या है इसका, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का यूज तो कर रहे हैं हम, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, जो भी है हमारे बायोडाइवर्सिटी में उसका यूज तो करें, लेकिन सस्टेनेबल यूज करें। अब क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, आपको बोलना है सस्टेनेबल गोल्स आपने पढ़ा होगा, तो सस्टेनेबल का मतलब होता है इस तरीके से रिसोर्सेज का यूज करें, इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का यूज करें, सो एक क्या हो जाए, एक आप अपने लिए, अपने फायदे के लिए भी यूज करो, और जो आने वाली जनरेशन है उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखो, ठीक है। ठीक है, सेव करके रखो उनके लिए भी, कंजर्व करके रखो उनके लिए भी। थर्ड जो है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं, जो भी रिसोर्स बन, उनको क्या करो, उनको एक सही तरीके से शेयर करो, ठीक है। जो भी जेनेटिक रिसोर्स होते हैं, यूज करते हो आप जेनेटिक रिसोर्स का, उनको अच्छे तरीके से क्या करें, यूज करें। मैं आपको बोलूंगा, अभी एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, जो होता है आपके पास जो मॉडिफाइड क्रॉप्स होता है, ठीक है, जो अभी बोलूँगा मैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उनको किस तरीके से क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, बाकी चीज़ें, ये बोला गया है किसमें, सीबीडी के एम था ये। अब आप बोलोगे सर आप इतना क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी का ही टॉपिक, आप इसे छोड़ ही नहीं सकते हो, इसके अलावा मैं पढ़ा भी नहीं सकता हूँ, कुछ पढ़ाऊंगा कि फिर क्या, बात समझ में आ रही, इसलिए इसको फोकस करो, क्योंकि कहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब डेफिनेट तो रियो अर्थ समिट पे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि अर्थ समिट जो है इसको क्या बोला जाता है, आपको बोलना है कि रियो डी जेनेरो समिट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए रिलेट, आपको बोलना है कि ओजोन डिप्लीशन के। क्वेश्चन पूछे बायो सेफ्टी के लिए बताओ प्रोटोकॉल क्या है, कार्टिजिना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए, आपको बोलना नागोया प्रोटोकॉल। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द एम ऑफ सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, आपको बोलना है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड फेयर एंड इक्विटेबल यूज ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। यहां तक आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो सप्लीमेंट्री है किसको, सीबीडी को, मतलब कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी जो इसका एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किसको माना जाता है, आपको बोलना है इन तीन में से जो क्या बोलते हैं इसको, कार्टेजिना प्रोटोकॉल को सीबीडी का सप्लीमेंट्री माना जाता है। मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि एक एग्जाम में पूछा गया, दैट्स व्हाई आई हाईलाइटेड दिस, राइट। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि कल जो है, कल आपका क्लास नहीं होगा, कल आपको मैं बताऊंगा करना है क्या आपको। इट सीक्स टू गवर्न द मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स अराइजिंग फ्रॉम द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इसमें क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाता है किसमें, हाँ, ये जो है क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन प्रोटोकॉल में, इसमें क्या बोला जाता है, इसमें ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें क्या बोला जाता है, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करो या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स की बात करो, वन एट द सेम थिंग है दोनों। जो भी आप कोई भी कंट्री अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, बना लेता है, उसको एक सही ढंग से क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मूव करे, वो रेस्पॉन्सिबल रहे वो कंट्री। जैसे इंडिया ने लाया, क्या लाया उसने, जो मैक्सिको से लाया उसने, वीट को लाया उसने, कब, जब क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे सीड्स का यूज़ किया था ना, ठीक है, उसने मैक्सिको से लाया और इंडोनेशिया से लाया, ठीक है, हाँ, इंडोनेशिया और मैक्सिको से लाया सीड्स को, और कंट्री रेस्पॉन्सिबल रहे, अगर वो कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का, क्रॉप ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल रहे उसके लिए, क्योंकि वो एज ए वेपन का भी यूज़ कर सकते हैं ना। जैसे बोला जाता है चाइना ने कोरोना वायरस के टाइम पे कि चाइना ने क्या किया है, उसने कुछ क्या बोलते
होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया है, बायो वेपन्स का यूज़ किया, जनरली जिनको बोल सकते हो आप इस तरीके से कि एक कंट्री रेस्पॉन्सिबल रहे फिर इसके लिए जब भी इसका मूवमेंट। ये किस में बोला गया है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल में। नागोया प्रोटोकॉल हमें क्या बोल रहा है? नागोया प्रोटोकॉल हमें बोल रहा है इज आल्सो सप्लीमेंट्री टू सीबीडी, ये भी सप्लीमेंट्री है सीबीडी को, एंड प्रोवाइड्स ए ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क। इसका मतलब नागोया प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल और कार्टेजिना प्रोटोकॉल दोनों सप्लीमेंट्री है किसको? सीबीडी को। दैट मीन्स पहले सीबीडी आया उसके बाद उसके पीछे एक सप्लीमेंट्री भी रखा गया है, इसी के ब्रांच से ये। तो यहाँ पर नागोया प्रोटोकॉल इज आल्सो सप्लीमेंट्री टू सीबीडी एंड प्रोवाइड्स ए ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड गोल ऑफ सीबीडी। नागोया प्रोटोकॉल में बोला गया है ये सप्लीमेंट्री है सीबीडी को, और इसमें बोला जाता है कि एक लीगल फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि जो थर्ड गोल है सीबीडी का, इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। क्वेश्चन राइज होता है ये थर्ड गोल सीबीडी क्या क्या है? अभी मैंने अभी बोला आपको कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जो भी आप जेनेटिक रिसोर्स का यूज करते हो, ठीक है, उसको किस तरीके से एक सही ढंग से शेयर करें और अच्छे तरीके से उसका बेनिफिट जो है जो जिस पर्पज के लिए आप यूज करते हैं, लेकिन सही ढंग से इसका यूज करें। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि नागोया प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड, जो गोल है थर्ड गोल है सीबीडी का, उसके बेसिस पे ये बात कर रहा है। क्वेश्चन है ये एलएमओ की फुल फॉर्म बताओ। आपको अगर क्वेश्चन आएगा आपको सीबीडी की फुल फॉर्म बताओ, आपको बोलना है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन आएगा एलएमओ का फुल फॉर्म क्या है, आपको बोलना है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये सेम होता है जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आई होप यहां तक आपको ये पूरा समझ आया होगा। चलो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको बोला था लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? व्हेन एवर देयर इज मोमेंट ऑफ एलएमओ मतलब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इट शुड बी डन रेस्पॉन्सिबली। जब भी एलएमओ का मूवमेंट किया जाता है, इसको एक रेस्पॉन्सिबली मूवमेंट करना होता है। इसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है कंट्रीज को जहाँ पर भी इसको किया जाता है। ये कन्वेंशन भी बोला मैंने आपको, फाइनल आउटकम ट्रीटी का भी मैंने बोला, और प्रोटोकॉल भी मैंने आपको बोला यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बोला। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो मुझे आपको बोलना है यहाँ पर जो इस टॉपिक में है, दैट इज कुछ फैक्ट्स हैं। सबसे पहले फैक्ट्स को याद रखो। सबसे पहला फैक्ट अगर आप याद रखोगे, मैंने 2010 लिखा ऊपर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। याद रखो यहाँ पर मैंने लिखा है 2010 मैंने लिखा इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ईयर है जिसको माना जाता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको बोलना है 2010 को टिक करना है। ये सभी क्वेश्चंस एसएसबी के हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा फिर? नंबर सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इंटरनेशनल डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं? देखो 2010 ये ईयर का नाम है ना, ये इंटरनेशनल ईयर है ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हो। फिर 2011 टू 2020 मतलब ये बन गया ना, डिकेड बन गया ना। 10 साल एक डिकेड होता है, सेंचुरी 100 साल की होती है, एक साल 365 डेज का होता है, ये सबको पता है। तो यहाँ पर अब देखो ये डिकेड जो बोलता है 2011 टू 2020 तक, ये जो पूरा डिकेड है 10 साल, इसको कंसिडर किया जाता है इंटरनेशनल डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। याद रखो 2010 है ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑन बायोडाइवर्सिटी। 2011 से लेकर 2020 तक क्या है? इंटरनेशनल डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। इस बात को याद रखना है। दो क्वेश्चंस आपको यहां से बन सकते हैं, जो जो पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि छेड़ सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखने को क्या क्या मिलेगा आपको, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, सारा कुछ इंटरेस्टिंग है। एक बुक है, एक और ये है इंटरनेशनल यूनियन है, ठीक है। देखो IUCN इसको बोलते हैं, IUCN इसको बोलते हैं इंटरनेशनल। फुल फॉर्म पूछ सकते हैं क्योंकि एसएसबी बहुत चीज़ें ये शॉर्ट फॉर्म में, कभी इसको दिमाग घूम जाता है तो फिर शॉर्ट फॉर्म पे लगा रहता है। IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर भी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। नेचर नेचुरल रिसोर्स का मतलब फुल एक ही है, इसे नेचर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो IUCN के फुल फॉर्म पहले ये क्या है? इंटरनेशनल environmental organization which has a central mission to conserve the biodiversity। एक इंटरनेशनल एक environmental organization है, इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें।
प्लांट्स एनिमल्स जो भी हैं बायोस्फीयर में उनको ध्यान रखा जाए, उनको कंजर्व किया जाए। ये किसका मिशन है? क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। अगर यूएनओ को बनाया गया, उस यूएनओ का एक ऑब्जेक्टिव दिया गया जब 1995 में बनाया गया। उससे पहले लीग ऑफ नेशंस आया था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसका भी एक ऑब्जेक्टिव था। इसी तरह जब मैं हिस्ट्री आपको पढ़ा होगा 1980 जब वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो जाएगा 1918 से लेकर 1914 से लेकर 1918 तक, तो आपको फिर मैं बताऊंगा लीग ऑफ नेशंस का थोड़ा सा। फिर जब हम इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात करेंगे 1947 की बात, वहां पर भी मैं बहुत सारी चीजें आपको बोलूंगा। आपको पूरा पता चलेगा क्या चल क्या रहा था उस टाइम पे, किस तरीके से स्ट्रगल, मतलब बेस्ट आप देख सकते हो उसमें रोल क्या रहा हर एक का। ठीक है, किन कौन कौन सी पर्सनैलिटीज, और उन पर्सनैलिटीज को अभी भी वर्ल्ड में नंबर वन पर्सनैलिटीज मानी जाती है, जिनको क्या बोलते हैं इसको, जिन्होंने उस फ्रीडम स्ट्रगल में ब्रिटिशर्स के साथ क्या किया है, बहुत ज़्यादा ये उनको घुटनों पे बिठाया है यहाँ पर, फिर वो मजबूर हो गए निकलने के लिए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आप देख सकते हो, देखोगे आप आहिस्ता आहिस्ता क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। चले यहाँ पर International Union for Conservation of Nature. International is an international environmental organization which has a central mission to conserve the biodiversity. इसका मेन मिशन क्या है? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। क्वेश्चन आएगा what is the aim of international IUCN? आपको बोला जाएगा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आपको बोला जाएगा टू प्रोटेक्ट द, ये बोला जाएगा प्रोटेक्ट द ग्लोबल वार्मिंग, या बोला जाएगा इट इज रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऐसा कुछ भी नहीं, ये बायोडाइवर्सिटी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के साथ। अब क्वेश्चन है फिर बायोडाइवर्सिटी करता है आईयूसीएन, करता है कि इसका काम क्या है? आपको बोलना है ये एक बुक पब्लिश करता है। आईयूसीएन पब्लिशेस ए बुक जिसको बोला जाता है रेड डेटा बुक ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज एंड इज कंपाइलिंग ऑफ रेड लिस्ट। ये कंपाइलेशन होती है रेड लिस्ट में, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, अलग अलग कलर के पेजेस होते हैं। ठीक है अब उतना डीप तो जाऊंगा मैं नहीं, यहाँ पर जितना है उतना ही बताऊंगा मैं, नहीं तो फिर आप खो जाओगे उसमें फिर। तो आईयूसीएन पब्लिश एक बुक पब्लिश कर, क्वेश्चन आएगा कि रेड डेटा बुक जो होता है, रेड डेटा बुक जो है इसको पब्लिश कौन करता है? सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा इस पे आपको बोलना है आईयूसीएन। ये आया समझ? ये होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, किस बेसिस पे? ऑन द बेस ऑफ स्पीशीज एंड इज कंपाइलेशन ऑफ रेड लिस्ट। स्पीशीज, जो भी स्पीशीज होते हैं उन स्पीशीज का लिस्टिंग किया जाता है उस बुक के अंदर, उन पेजेस पे लिखा जाता है स्पीशीज का नाम, जो भी इनको लिखना होता है, लेकिन स्पीशीज के बारे में लिखा जाता है। प्लांट स्पीशीज हो, एनिमल स्पीशीज हो, जो भी हो, बर्ड्स हो, जितना भी है लिखा जाता है उस पर। अब क्वेश्चन है कुछ स्पीशीज होती ऐसी होती है जिनको इवेलुएट नहीं किया जाता। स्पीशीज, सर्टन स्पीशीज आर नॉट इवेलुएटेड एंड सर्टन आर इवेलुएटेड। कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं जिनको इवेलुएशन किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है। कुछ स्पीशीज ऐसी होती है उसमें जिनको इवेलुएशन नहीं होता है। कौन सी स्पीशीज होती है? ऐसी स्पीशीज जिनको, कुछ स्पीशीज, क्योंकि जो इवेलुएटेड स्पीशीज होते हैं उनके बारे में हमारे पास एक एडवोकेट डेटा नहीं होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर हैव एजुकेट डेटा। दूसरा क्या होता है? डू नॉट हैव सफिशिएंट डेटा। और जिनके पास हमारे पास डेटा नहीं होता है, जिन स्पीशीज के बारे में हमारे पास डेटा नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है? डेटा डेफिशिएंट इसको बोला जाता है। याद रखना, इसका का मतलब इस बुक में क्या लिखा जाता है? कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो नॉन इवेल्युएटेड होती है, कुछ होती है इवेल्युएटेड। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है? जो कुछ के बाद कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जहाँ पर डेटा एडुकेट होता है, और कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं होता है, और उन स्पीशीज को नाम बोला जाता है डेटा डेफिशिएंट। अब क्वेश्चन है यहाँ पर स्पीशीज को इवेल्युएट इस बुक के अंदर कैसे किया जाता है? किस बुक के अंदर? रेड डेटा बुक के अंदर। नेट पे जाना, नेट पे सर्च करना कि रेड डेटा बुक का कवर कैसे होता है, उसका कवर देख लेना। ठीक है, नेट पे सिर्फ आपको कहना इमेज ऑफ रेड डेटा बुक, तो वहां पर देख लेना आप। Species that are evaluated species that are evaluated and have sufficient data are further, वो species जिनको evaluate किया गया है और जिनके बारे में, जिनके रिलेटेड हमारे पास एक sufficient डाटा है, उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया इस बुक के अंदर। कैसे क्लासिफाई किया गया है मैं बताता हूं आपको। लिखा गया पहले एक्सटिंक्ट, लिखा गया कौन कौन सा स्पीशीज ऐसा जो एक्सटिंक्ट हुआ। दूसरा लिखा गया एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ये एक कैटेगरी बनाई गई है उस रेड डाटा बुक के लिस्ट में। थर्ड बनाया गया क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी बनाई गई है। फोर्थ बनाया गया है इंडेंजर्ड कैटेगरी, आपको ऑर्डर याद रखना है। फोर्थ बनाया गया वल्नरेबल बनाया गया है।
ठीक है। और भी है यहाँ पर, दो और हैं जिसको बोला जाता है नियर थ्रेटनड और लीस्ट कंसर्न बनाया गया है। तो दैट मीन्स वो स्पीशीज जिन स्पीशीज के बारे में हमारे पास इनको एक तो इवेल्युएट भी किया हुआ है और हमारे पास स्पेसिफिक डेटा भी दिया हुआ है, उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि थ्रेटनड स्पीशीज किसको बोला जाता है? क्या थ्रेटनड स्पीशीज एक्सटिंक्ट होते हैं? क्या थ्रेटनड स्पीशीज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है? क्या थ्रेटनड स्पीशीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड वल्नरेबल? इन तीन को मिला के एक कैटेगरी बनती है जिसको बोला जाता है थ्रेटनड कैटेगरी। किसको? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थ्रेटनड स्पीशीज? आपको लिखना है थ्रेटनड स्पीशीज कौन सी है। ऑप्शन ए होगा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ऐसे लिखा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थ्रेटनेड स्पीशीज, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। वहां पर ऑप्शन ए होगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सेकंड होगा इंडेंजर्ड, थर्ड होगा वल्नरेबल, फोर्थ होगा ऑल ऑफ द अबव। आपको ऑल ऑफ द अबव को टिक करना है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थ्रेटनेड स्पीशीज? नंबर फर्स्ट एक्सटिंक्ट, नंबर सेकंड एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, नंबर थर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नंबर फोर नन ऑफ द अबव। आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड को उस टाइम टिक करना है। बात समझ में आ रही है? एक और क्वेश्चन बनाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थ्रेटनेड स्पीशीज? नंबर फर्स्ट एक्सटिंक्ट, नंबर सेकंड यहां पर लिखूंगा मैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नंबर थर्ड इंडेंजर्ड, नंबर फोर्थ बोथ सेकंड एंड थर्ड। इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बता दो, 2 सेकंड आपके पास। इसका आएगा सेकंड एंड थर्ड। इस तरीके से आपको याद रखना है थ्रेटनेड स्पीशीज कौन कौन सी होती है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। जितने भी इसमें स्पीशीज आ जाएंगे, किसमें? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सपोज देखो यहाँ पर मैंने एक ये ऐसे बना लिया और फिर मैंने क्या किया, 3 कंपार्टमेंट्स बना लिए, ऐसे ऐसे और ऐसे बना लिया मैंने 3। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ABC, यहाँ पर लिखता हूँ EFGH, यहाँ पर IJKL। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको, ये रीजन जो है इसको बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। बस सॉरी, ये स्पीशीज जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये वाली स्पीशीज जो है इंडेंजर्ड है, और ये वाली स्पीशीज है वल्नरेबल है। ठीक है, तो इनको सबको मिलाकर क्या बोले, इसका मतलब थ्रेटनेड स्पीशीज कौन कौन से है, फिर आपको बोलना है थ्रेटनेड स्पीशीज इन सब में से कौन सी है। A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, E भी है, F भी है, G भी है, H भी है, I भी है। जितने भी यहाँ पर स्पीशीज है उनको बोला थ्रेटनेड स्पीशीज। आई होप ये एग्जाम्पल देकर आपको समझ आएगा मैं क्या कहने वाला था। और एक और कैटेगरी बनाई गई है नियर थ्रेटनेड और लीस्ट कंसर्न। ठीक है, आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया 2018 में एक एग्जाम में, मैंने देखा था, शायद यूपीएससी में ही था हमारा क्वेश्चन था यहाँ। चलो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी है, ये आपको नेट पे सर्च लिस्ट करना है। कौन सी कैटेगरी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, कौन सा इंडेंजर्ड है। क्यों ऐसा क्यों करना आपको नेट पे? क्योंकि अगर मैं आपको 2019 का डेटा बताता हूँ, लेकिन अभी क्या है, अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 में क्या हुआ होगा, कुछ सपोज स्पीशीज ए था, समझो ध्यान से, स्पीशीज ए है और स्पीशीज बी है। सपोज स्पीशीज ए जो था, ये दोनों थे किसमें, ये इंडेंजर्ड थे। ठीक है, ये दोनों इंडेंजर्ड थे। क्या पता ये इस लिस्ट से इसको बाहर निकाला हुआ होगा, क्या इसका नंबर बढ़ गया होगा, तो ये इंडेंजर्ड से निकल के क्या बन गया होगा और कि लिस्ट कंसर्न में आया होगा। कुछ समझ आ रही है ना बात? देखो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है। अगर मैं बोल रहा हूं, देखो ऐसा होता है ना, सिस्टम ऐसे चलता है। कोई स्पीशीज अगर है ABCD, ध्यान से समझो, समझना जरूरी है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझो। ये ABCD है, इसको मैं ये बोलता हूँ ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सभी हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। यहां पर लिखूंगा मैं 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 जो है ये है हमारे पास ये इंडेंजर्ड है। सपोज अब ये 2018 का मैं बोल रहा हूं, लेकिन क्या हो जाएगा 2021 में, क्या हो सकता है 2021 में, क्या 22 में क्या हो सकता है, इनका नंबर जो है वो बढ़ सकता है। नंबर बढ़ने के बाद ये किस में आ जाएगा, ये ए जो है इस कैटेगरी में चला आएगा, किसमें, इंडेंजर्ड में। ऐसा भी होता है, इंडेंजर्ड से कोई निकल के आएगा, चला जाएगा लिस्ट कंसर्न में। लिस्ट कंसर्न में कोई चला जाएगा, कहां पर चला जाएगा, जो बन जाएगा सेफ, अब एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं है। लेकिन कोई इसमें से क्रिटिकल इंडेंजर्ड में से कोई ऐसा होगा जो एक्सीडेंट अब हो गया होगा। अरे बात समझ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको नेट पे सर्च करना है कौन कौन सा, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है और कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं आता। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया हुआ है यहाँ पर कि
एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिटिकल इंडेंजर्ड जो है, गहरील एक है, याद रखो GHARIL, गहरील एक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, गहरील जो है ये नहीं पूछा गया कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड, गहरील पूछा गया है कि ये किस रीजन में पाया जाता है। चंबल रीजन में ये देखने को मिल रहा है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन से, गहरील, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ओवलेट है, स्पीशीज ऑफ वल्चर्स, ठीक है, पेगोंग हॉग एट्सट्रा। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर दो चीज़ों को हाईलाइट किया, एक गहरील को, ठीक है, ये चंबल रीजन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी है, लेकिन किस रीजन में है, चंबल रीजन में, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है वल्चर्स, वल्चर्स क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में। अब देखो हुआ क्या है, इस वल्चर्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बोलूंगा, ये इसी के साथ रिलेटेड है। देखो, एक ड्रग है जिसको बोलते हैं हम डिक्लोफिनिक ड्रग, ठीक है, जो कि पेन किलर के लिए यूज किया जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स अगर होता है उनके लिए, मतलब वो ह्यूमंस भी इसका यूज करते हैं। देखो क्या किया गया, अब जो वेटेनरी है ना, वेटेनरी डिपार्टमेंट जो होता है, जो शीप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है वेटेनरी में। अब उन जो शीप्स होती हैं, गोट्स, तो उनको दिया गया है, उनको बोला गया, उनको वो बीमार होते थे तो उनको दिया जाता था पेन किलर, दिया जाता था उनको, जो भी इन्फ्लेमेशन उनको होता था, जो शीप्स गोट्स होते थे, तो उसको वेटेनरी पर्पज़ के लिए डिक्लोफिनिक को अलाउ किया गया कि वेटेनरी पर्पज़ के लिए आप क्या करो, किनको दे दो, कैटल्स को ये डोज दिया करो, ये ड्रग है, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करने लगे, ये वेटेनरी डिपार्टमेंट यूज करने लगा इसको, ठीक है, कर लिया यूज। अब क्या होता था, जब भी सपोज कोई शीप है, उसने खा लिया उसको इस ड्रग को दे दे शीप के, अब शीप के बॉडी में है ये, ठीक है, शीप के ब्लड में, पूरी बॉडी में देखने को मिल रहा है ये ड्रग। जब शीप का जब डेथ होती है, एक इंसान की डेथ होती है, एक एनिमल की डेथ होती है, पूरी डेड बॉडी जो होती है, उसको उसको बोलते हैं हम, वो पूरी डेड बॉडी जब होती है वो खत्म हो जाते हैं। अब सपोज शीप की जब डेथ होती है या शीप को मारा जाता है, इसका जो हेड होता है, इसकी लेग्स जो होती है, इसके इंटेस्टाइन जो होते हैं, इसका जो बाकी बाकी पोर्शन जो होता है, इसको फेंका जाता है ना, जो बुचर होता है वो क्या करता है, उसको फेंक देता है। अब क्या करता है वो, किसी जगह उसको फेंकेगा ना, एक ही जगह पर, जैसे हम डस्ट को लेकर जाते हैं किसी ढेर पे डाल देते हैं एक ही जगह पर, जहाँ पर सोसाइटी के सभी लोग उस डस्ट को डाल देते हैं जो रोज निकलता है वेस्ट। एग्जैक्टली वैसे ये भी क्या करते हैं, जो ये कैटल शीप को मारते हैं, ये भी इसको, या एनिमल्स की डेथ होती है, फिर उनको किसी और जगह पर लेकर जाते हैं, डाल देते हैं। अब डेफिनेटली आपको पता ही है, जब एनिमल्स की डेथ होती है, इनके ऊपर कौन सर्वाइव करते हैं, बर्ड्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं। तो ये बर्ड्स क्या करते हैं, वल्चर्स आ गए और ये वल्चर्स इनको खाने लगे, किनको, इनके इंटेस्टाइन्स को, इनके बॉडी को, क्योंकि ऐसे फूड का यूज करने लगे, ठीक है, जैसे खाते हैं बाकी बर्ड्स आते हैं, हम बाहर कुछ अगर फेंक देते हैं तो बर्ड्स आकर निकल जाते हैं, खा लेते हैं उनको। तो लेकिन अब इनके बॉडी में क्या था, इनके बॉडी में ड्रग था, राइट, किनके बॉडी में, जो शीप जो है, कारकास इसको एक्चुअली बोलते हैं हम, काराकास इसको बोलते हैं, CARACAS, काराकास इसको बोलते हैं, जो डेड बॉडी होती है। तो ये इस काराकास के ऊपर फीड करने लगे, कौन फीड करने लगे, ये वल्चर्स। ध्यान से समझो मेरा कहने का मतलब क्या है। तो तो ये इसको खाने लगे, तो वल्चर्स को क्या होने लगा, वल्चर्स को इफेक्ट होने लगा उसकी बॉडी के ऊपर, उनके जो किडनीज है, किडनी को इफेक्ट होने लगा, वल्चर्स को ये किडनी को अटैक करने लगा, जिसकी वजह से क्या होने लगा, वल्चर्स की पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन होने लगा। जब वल्चर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगा, एक एक दो दो दिन में या 3 दिन में देखने को मिल रहा है, वल्चर जो है उनकी जो है नेक जो है बिल्कुल सुकट जाता है और बिल्कुल वो गिर जाते हैं और मर जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे वल्चर्स की पॉपुलेशन कम होने लगी, टेंशन हो गया, क्योंकि ये एक्चुअली क्या होता है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है ना, ये पूरा लिंक एक होता है ना, बायोडाइवर्सिटी जो होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एक स्पीशीज को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डॉग का होना एक सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है, अगर डॉग नहीं होगा तो कैटों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, फिर उन कैट्स को कौन खाएगा, तो डेफिनेटली कैट्स की पॉपुलेशन जब बढ़ जाएगी तो वो किन को खा लेंगे, रैट्स को खा लेंगे, ठीक है। जब रैट्स नहीं होंगे तो उन छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को कौन खाएगा? इस तरीके से पूरा कंट्रोल है। लेकिन अगर कैट कोई नहीं होगा, पूरे डॉग्स को कौन खाएगा? पूरे कैट्स को कौन खाता है? डॉग खाता है। जब कैट्स की पॉपुलेशन नहीं बची है, उन कैट डॉग्स ने उनको खाया, तो अब जो रैट्स हैं, घर में रैट्स इतने बढ़ जाएँगे, हर बर्तन में रैट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को भी लिंक कर सकते हो, कितनी इम्पोर्टेंस होती है एक ऑर्गेनिज़्म की, क्यों इतना फोकस करना पड़ता है कि एक ऑर्गेनिज़्म जो है वो कंजर्व रहना चाहिए, और एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोडाइवर्सिटी में उसको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, वो एक जो फूड चेन के साथ एक अच्छे तरीके से रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए। बट एक हम ह्यूमंस है, हम किसी थोड़ी मानते हैं, अगर हमारे पास 10 चीज़ें हैं और लिमिटेड है 10 चीज़ें, हम एक ही दिन वो 10 का 10 यूज़ करेंगे।
ठीक है। और देखो मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप चीज़ों को सीख लो फिर लाइफ में इम्प्लीमेंट करो कि हाँ रियलिटी में ऐसा होता है। अगर ये होता है तो प्रॉब्लम होती है, हमें ही प्रॉब्लम होगी। चलो हम तो निकालेंगे अपना 30 साल 40 साल जितनी भी लाइफ है, लेकिन आगे जो आने वाले हैं उनका भी तो कम से कम सोचना है। तो इसका मेन फोकस इसी तरीके से रहता है। इसलिए पढ़ाई जो है उस तरीके से, अगर आपको कॉलेज एनवायरनमेंट का पढ़ने का मौका मिल रहा है ना, ये लाइफ में ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा आपको। कि इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे, आपको पता चलेगा कि पढ़ाई के साथ एप्लीकेशन पार्ट पता चल रहा है आपको, तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे लाइफ में, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आपका एग्जाम भी इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाएगा, वो टेंशन मत लो। आज मैं लेक्चर थोड़ा इसको लंबा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल क्लास नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खत्म में हो जाए अच्छे तरीके से। चलो, और थोड़ा सा मैंने टाइम भी निकाला आज का आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हो गया यहाँ तक ये चीज़। इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द, हाँ ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये कब किन किन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, इन वल्चर्स के अंदर, और वल्चर्स की पॉपुलेशन खत्म हो गई है, डिक्लाइन हो गई पॉपुलेशन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पता कर लिया कि वल्चर्स जो है अब और क्या करने लगे, इस डेक्लोफिनिक को ह्यूमंस भी यूज़ करने लगे। इन्फ्लेमेशन गाउट होता था या होता था, इनको जॉइंट्स में पेन होती थी, तो ह्यूमंस भी इसको क्या कर काउंटर पे लेने लगे। किस ड्रग को, इस ड्रग को। ठीक है, उसके बाद क्या, जब वल्चर्स की पॉपुलेशन कम होती गई तो उसके बाद क्या होने लगा, गवर्नमेंट ने इसको 2015 में फिर बैन कर दिया। अब डिक्लोफिनिक अलाउड नहीं है इंडिया में। इस बात को याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ वल्चर्स, आपको बोलना है डिक्लोफिनिक का नाम याद रखना है। क्वेश्चन आएगा क्या ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि इंडिया में अभी इसको बैन किया गया, जो इंडिया में नहीं है, आपको बोलना है वो डिक्लोफिनिक है। बाकी कंट्रीज़ में हो सकता है, वो उनके अपना-अपना रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, बट इंडिया ने अलाउ किया था। बट उसकी वजह से क्या होने लगा, शीप्स के लिए तो किया था, बट जब पॉपुलेशन ही वल्चर्स की कम हो गई तो दैट उन्होंने बोला नहीं, डिक्लोफिनिक को यूज़ नहीं करना है, उनको इसको बैन किया गया। और इसको ह्यूमन्स फिर लाते थे किनको, शीप्स को देने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, एनिमल क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ शीप्स गोट्स के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए। ठीक है, लेकिन किस लिए किया, लोगों ने अपने लिए भी उसका यूज़ किया गया, उसको भी चोरी होने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी देख सकते हैं आप, ये आपको पता चल गया, यही लिखा है इसमें। ठीक है, यहाँ पर लिखा है स्पेशली क्रिटिकल पेन किलर्स यूज्ड फॉर कैटल, कौन सा पेन किलर कैटल को दिया जाता है, आपको बोलना है कैटल को डिक्लोफिनिक दिया जाता है। इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ द वल्चर्स, ये वल्चर्स के इंटेस्टाइन्स में हो जाता है। व्हेन इट ईट्स intestines of the vultures, when it eats the dead cattle and results in kidney failure, इसकी वजह से क्या होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। ठीक है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कुछ स्पीशीज ऊपर मैंने बोला, कुछ एग्जांपल्स है इंडेंजर्ड स्पीशीज के, ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, थोड़ा सा कुछ जो इंपॉर्टेंट है वही है। टाइगर जो है, आपको नेट पर सर्च करना टाइगर किस कैटेगरी में आता है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में। वन हॉर्नड रिनो, गैंगेटिक डॉल्फिन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैंगेटिक डॉल्फिन, इसको बहुत ज़्यादा याद रखना है। और इसको भी नेट पर ये भी पता कर लेना कि इंडिया का जो है एक्वेटिक एनिमल कौन सा है। ठीक है, जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, कौन सा एनिमल है एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन, ओलिव रेडली टर्टल। ठीक है, और रिसेंटली देखो, रिसेंटली IUCN अपग्रेडेड स्नो लिपर्ड फ्रॉम इंडेंजर्ड टू वल्नरेबल। देखो मैंने अभी बोला था ना, अगर कोई एनिमल जो है, अगर कोई स्पीशीज जो है वो एक कैटेगरी में होता है, उसको दूसरे कैटेगरी में बुलाया जाता है। ठीक है, जो सपोज इंडेंजर्ड है, यहाँ पर मैंने लिखा इंडेंजर्ड, यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और यहाँ पर वल्नरेबल। देखो स्पीशीज को क्रिटिकली इंडेंजर्ड से इंडेंजर्ड में ले कर सकते हैं, और इंडेंजर्ड से कहाँ पर, वल्नरेबल में लेकर जा सकते हैं। आ रही बात समझ। तो ये नहीं कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड से सीधे लेकर आएंगे कहाँ पर, क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल इंडेंजर्ड से वल्नरेबल में नहीं लेकर जाएंगे, सबसे पहले उसको इंडेंजर्ड में लाना पड़ता है, ध्यान से, क्योंकि एक ऑर्डर एक है ना, ये एक ऑर्डर एक है। ऑर्डर क्या है, सबसे पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उसके बाद इंडेंजर्ड, और उसके बाद वल्नरेबल। अगर कोई स्पीशीज क्या है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है, अगर उसका पॉपुलेशन अब बढ़ती जा रही है, सपोज 10 स्पीशीज, अगर कोई पॉपुलेशन है उसकी स्पीशीज 10 से कम है, तो वो क्या है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसका मतलब जब उसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, सपोज ये हो गया 15, तो डेफिनेटली ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा इंडेंजर्ड में। ठीक है, क्योंकि वल्नरेबल का कैटेगरी अलग होगा, इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। देखो आपको समझ जाना चाहिए कि इंडेंजर्ड किस तरीके से रखा जाता है, वल्नरेबल किस लिए रखा जाता है, और जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड किस तरीके से। ये मैं लिख रहा हूँ सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नीचे लिखता हूँ मैं इंडेंजर्ड, और यहाँ पर लिख रहा हूँ वल्नरेबल। ठीक है, यहाँ पर सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया कि अगर स्पीशीज की पॉपुलेशन, ठीक है, लेस देन
10 है वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा सपोज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अगर फिर लेस देन 10, अगर 10 से लेकर 15 है तो वो किस कैटेगरी में? इंडेंजर्ड में है। ठीक, अगर किसी की पॉपुलेशन 15 से या 15 से लेकर कहाँ तक है? 20 तक है, वो हो गया वल्नरेबल। अब देखो सपोज स्पीशीज ए है और इस स्पीशीज सपोज वल्चर्स की पॉपुलेशन जो है, वल्चर्स में लिखूंगा यहाँ पर, वल्चर्स में लिखूंगा मैं, यहाँ पर वल्चर्स का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज ये वल्चर मैंने लिखा यहाँ पर, अरे कहाँ गया भाई, हाँ ये वल्चर मैंने लिखा, वल्चर्स की पॉपुलेशन 10 है तो डेफिनेटली ये किस में आ गया? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, कुछ साल बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद इसकी पॉपुलेशन गई है कितनी? अब 12 की, 12। दैट मीन्स ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड किस कैटेगरी में? लिस्ट अपडेट किया जाएगा, आईयूसीएन का लिस्ट अपडेट किया जाएगा और इसको किस में डाला जाएगा? कि इसमें इसको इंडेंजर्ड में डाला जाएगा। दैट इसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसकी पॉपुलेशन फिर से 20 हो गई तो जो ही 20 हो गई ये किस में डाला जाएगा? वल्नरेबल में डाला जाएगा। इसका मतलब इसका कंजर्वेशन हो रहा है, इसकी पॉपुलेशन अब बढ़ती जा रही है। ऐसे भी हो सकता है ना फिर, कैसे? ऐसे हो सकता है कि सपोज वल्चर्स की पॉपुलेशन क्या थी? वल्चर्स की पॉपुलेशन 20, सपोज 18 थी। ठीक है, ध्यान से देखो 18 थी, दैट मीन्स 18 किस कैटेगरी में आएगा? वल्नरेबल। लेकिन इसकी पॉपुलेशन डेथ होने लगी है, अब इसकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ कितनी बच गई है? 12 बच गई है या 11, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? इंडेंजर्ड। लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट अपडेट किया जाएगा और उसको इंडेंजर्ड में रखा जाएगा। फिर जब इसकी पॉपुलेशन फिर से कम हो जाएगी, सपोज ये बन गया अब 6, तो डेट इसको किस में रखा जाएगा? इंडेंजर्ड में। जब यहाँ पर 0 रखा बन जाएगा, इसकी कोई पॉपुलेशन नहीं है, तो ये बन गया अब एक्सटिंक्ट। अब अगर ढूंढोगे भी पूरी दुनिया में, वल्चर वल्चर नहीं मिलने वाला कहीं पर भी। जिस तरीके से डायनासोर की बात करेंगे, वो भी था एक टाइम पे पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन थी, बट जब पॉपुलेशन ही खत्म हो गई, 0 हो गया, तो दैट मीन्स दे वर डिक्लेयर्ड एज एक्सटिंक्ट पॉपुलेशन। आई होप ये कैटेगरी वाइज किया जाता है। आ रही बात समझिए किस तरीके से इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये सभी चीजें, और इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है थ्रेटन्ड स्पीशीज। खतरा, थ्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने कंप्लीट किया, थोड़ा सा एक लास्ट पॉइंट है इसका। फॉर एग्जांपल इंडेंजर, हाँ ये मैंने बोला, रिसेंटली आईयूसीएन अपग्रेडेड स्नो लीपर्ड, स्नो लीपर्ड को अपग्रेड किया है कहाँ से? इंडेंजर्ड से लेकर वल्नरेबल। देखो इसने इंडेंजर्ड से वल्नरेबल, ना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड से। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, दूसरे पे इंडेंजर्ड है, तीसरे पे क्या है? वल्नरेबल। देखो ये पहले क्या था? स्नो लीपर्ड, स्नो लीपर्ड था इंडेंजर्ड कैटेगरी में, और आईयूसीएन, इसका मतलब इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, डेफिनेटली इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई होगी। ये कंजर्व किया होगा इन्होंने, कुछ 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद इसकी पॉपुलेशन देखने को देखने को बढ़ गई होगी, तो इसको किस में लाया गया है? वल्नरेबल। अगर इसकी पॉपुलेशन कम हुई होती ना, तो इसको किस में रखा गया होता? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसीलिए यहाँ पर रिसेंटली आईयूसीएन अपग्रेडेड स्नो लीपर्ड, इसको अपग्रेड किया गया स्नो लीपर्ड को। इसको ये पहले क्या था? इंडेंजर्ड था, अब किस में है? ये वल्नरेबल में। ठीक है, कैटेगरी में रखा गया है। इंशाल्लाह कल हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स खत्म करेंगे। ठीक है, जब भी मैं अब एनवायरमेंट, जैसे मंडे को इकोनॉमिक्स आएगा, ट्यूसडे को इकोनॉमिक्स, थर्सडे को इकोनॉमिक्स, ठीक है, और फ्राइडे सैटरडे को ये आ जाएगा इकोलॉजी एनवायरनमेंट। 2 लेक्चर्स में हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीक से हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे फुल फ्लेज तरीके से, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मेरा कहने का यही मतलब है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप क्या करो? आप इसको सबसे पहले लाइक करो और कमेंट्स में मेंशन करो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको कितना कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है। जैसे मैंने बहुत सारे कमेंट्स को देखा भी है आज, 1 बजे देखा था मैंने, बहुत अच्छे कमेंट्स थे सभी, लेकिन सबको नहीं ला सकता हूँ यहाँ पर, फिर टाइम लगेगा। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप इंजॉय भी करो पढ़ने के साथ साथ। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई, दिन रात पढ़ाई नहीं, पढ़ाई करें लेकिन ढंग से पढ़ाई करो, सो दैट आप भूल ना जाओ चीज़ों को, वो हमेशा के लिए आपको रहे। ठीक है, दूसरा ये क्या बोलते हैं उसको, बाकी चीज़ें भी करते जाओ, बट एग्जाम पे पहले फोकस करो। कुछ कमेंट्स है जो सबसे अच्छे वाले कमेंट जो मुझे लग रहा है यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, वो 3-4 कमेंट्स मैं लेकर आया हूँ, तो ये सबसे बेस्ट कमेंट्स थे। तो आज देखूंगा मैं सबसे बेस्ट कमेंट कौन करेगा, उसका मैं लेकर आऊंगा। अब ये कौन है? इसका नाम है ज्योति संग्राल। ठीक है, हाँ इसने लिखा है, थैंक यू सो मच सर जी, आप हमसे जुड़े रहे, हम इसी तरह गाइड करते, अच्छा हमें इसी तरह गाइड करते रहो, हम पक्का सिलेक्शन लेकर देंगे चाहे कोई भी मुश्किल आए। PAA मतलब पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट, मैं नहीं हो सका
नहीं हो सका तो कोई गम नहीं, आपसे पढ़ने का मौका मिला, जो बहुत अच्छी बात है। ये सबसे बेस्ट, मतलब मुझे एक इतना अच्छा ये कमेंट लगा ना, आप मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। सीरियसली मतलब दिल से मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा कमेंट। सबके अच्छे थे लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही था जो मुझे मोटिवेट कर रहा है। आपकी तरफ मुझे मोटिवेट कर कि नहीं मैं उनको और पढ़ाऊँ, कुछ अच्छा पढ़ाऊँ, और भी अच्छा पढ़ाऊँ। इससे भी अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरा टाइम कॉन्स्टेंट्स जो है बहुत ज़्यादा ये हेक्टिक है। ठीक है? तो यहाँ पर हाँ, अब देखो इसमें सबसे मुझे अच्छी बात क्या लगी? अच्छी बात ये लगी कि क्या बोलते इसको? क्या है ये? इस तरह गाइड करते रहो, हम पक्का सिलेक्शन क्या सिलेक्शन लेकर देंगे, चाहे कोई भी मुश्किल हो। देखो, इसको बोलते हैं डेडिकेशन, इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ये यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। दैट मीन्स मेरे पढ़ाने से इसको कॉन्फिडेंस मिल रहा है और इसी से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही है और मेरा पर्पज़ यही है कि मैं आपको इसीलिए पढ़ाऊँ यहाँ पर कि आप कुछ अगर कुछ परेशानी हो, आप उस परेशानी को बुला के आप फिर से किस्मत तैयारी में लगो। तैयारी रुकना नहीं है। अगर आप फेल होते हो, फिर आप रुकते हो, दैट मीन्स आप एक्चुअली में फेल हो गए हो लाइफ में। लेकिन फेल होके आप उठ रहे हो अपने टांगों पे, फिर से स्टार्ट कर रहे हो। इसको रियल प्लेयर बोलते हैं और लाइफ में फिर देखो आगे मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। और ये रियलिटी भी है। किसी की भी बायोग्राफी आप पढ़ो, किसी भी बायोग्राफी आप पढ़ो, जो भी वर्ल्ड के टॉप इन्फ्लुएंशियल पॉपुलेशन है, ठीक है? मैंने शायद टेलीग्राम पे शायद बोला था एक बुक का नाम, उस बुक का नाम क्या था? हाउ टू थिंक एंड ग्रो, नेपोलियन हिल ने लिखी है वो मैंने ठीक ठाक तरीके से पढ़ी है। तो उसको आप लोग पढ़ोगे ना तो वो 100,000 लोगों की एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है वहाँ पर, थोड़ा थोड़ा सा जोड़ के किस तरीके से उन्होंने क्या किया है। तो डेफिनेटली आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये है कि यही जो इसने ये वर्ड लिखा है ना, कोई भी मुश्किल आ जाए हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं और इंशाल्लाह ये डेफिनेटली हो जाएगी सिलेक्ट, जब इसने इस तरीके से अपना एटीट्यूड क्रिएट किया है, ठीक है? एक और है, अब देखते रहो कहाँ गया? हाँ, ये कौन है? ये मेहताब मनसरत सिंह। सर आई हैव 2 किड्स, लास्ट टाइम पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, देन आई थिंक एग्ज़ाम नहीं दूँगी, तब आपके लेक्चर देख के तो पॉजिटिव थॉट्स माइंड में आए, आई विल स्टार्ट माय स्टडी कंटिन्यू फॉर एफए। ये भी बहुत अच्छा कमेंट है। देखो ये भी उसी के साथ रिलेट होता है जो उसने उसके हिसाब से था, क्योंकि यहाँ पर इसने बिल्कुल एक उम्मीद ही छोड़ दी, नहीं हो गया तो क्या करेंगे। अरे एक एग्जाम आपका, मैंने शायद किसी लेक्चर में आपको बोला था, मुझे एक एक वर्ड याद है। एक लेक्चर आपका क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, एक एग्जाम आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करेगा। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपकी सिलेक्शन हो तो वो भी ठीक है, तब भी आप सिर्फ आपको जॉब ही मिलेगी, पैसे मिलेंगे और कुछ लाइफ में ज़्यादा अचीवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, बस और कुछ नहीं। लेकिन जो आप क्या मतलब फेल होने के बाद फिर से उठ रहे हो, फिर से पढ़ रहे हो, ये रियल लाइफ यही है। ये आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यही इसने बोला है यहाँ पर कि फिर से स्टार्ट करना ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है? तो ये भी इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं और डेफ़िनिटली ऐसे बच्चे क्वालीफ़ाई करते हैं एग्ज़ाम को। जब इनके अंदर आग लगती है ना, आग होती है अंदर कि नहीं मुझे कुछ करना है तो डेफ़िनिटली मुझे कुछ करना ही है। तो दैट मीन्स ये करके दिखाते हैं फिर। हाँ, वो लक होता है फिर लास्ट पे, तब तक आप पहले ही जज नहीं करोगे खुद को। पहले तो खुद अपना एफ़र्ट दे दो, खुद तो ये दिखाओ कि हाँ, आपके अंदर पोटेंशियल कितना है। एक और है, नीलू जान है इसका नाम। सीरियसली इट सीम्स लाइक ड्यूरिंग द सेशन हम हिप्नोटाइज होना चाहिए यहाँ पर, हो चुके होते हैं एंड दुनिया की कुछ खबर नहीं होती, बस लेक्चर की दुनिया में। हाँ, इसको बोलते हैं, यही मैं पहले मतलब लेक्चर से पहले मैंने आपको बोला, फोकस। फोकस पूरा एक ये सर्कल मैंने बनाया, उसको फोकस करो, पूरा माइंड इसी पे लगा दो। ठीक है, दैट मीन्स ये इसको बोलते हैं फोकस और कंसंट्रेशन। एक एक बात उसको याद होगी और फिर जब अगर वो नोट्स बनाएगी, उन जो लेक्चर बनाने के बाद, लेक्चर देखने के बाद नोट्स बनाएगी, वो नोट्स उसको नहीं देखना है, उसके माइंड में पूरा वो अपने लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं शॉर्ट नोट्स को। आ रही बात समझ? तो ये आप देखो कितने अच्छे कमेंट्स हैं, आप खुद रियलाइज करो। ये आपने भी अच्छा लिखा है, लेकिन अब सभी कमेंट्स बहुत मुश्किल था यहाँ लाना। एक और था कोई, ये अतुल शर्मा कौन है? अच्छा, अतुल शर्मा, चलो अतुल शर्मा, मैंने बोला था ना कोई लड़का भी है। अतुल शर्मा ने लिखा
कि सर बहुत मज़ा आ जाता क्या है? सर बहुत मज़ा आज तक किस अच्छा, बहुत मज़ा आया कि आज तक किसी ने इतना अच्छे से नहीं समझाया। वेरी टू थैंक यू टू यू सर। जी हम आपका एहसान नहीं, यहाँ पर इसने ये लिखा है हम आपका एहसान कभी नहीं चुकाएँगे। ऐसी कोई बात नहीं है एहसान-वहसान वाली बात अतुल भाई। देखो क्या होता है एक्चुअली क्या है, असली बात ये है कि देखो अगर मेरे पास कुछ है, ये मेरा एक अपना एक थॉट है, मेरे पास कुछ है, कुछ भी। अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास ये नॉलेज है, जो भी मैंने पढ़ा है इन 2-4 सालों में जितना मेरे पास है, इंजीनियरिंग से लेकर यहाँ तक, ठीक है? मैं ये सबको शेयर करूँ, ये मेरा एक ये मैंने माइंड बना लिया है। जब तक साँसें हैं तब तक, ठीक है? जितना टाइम मिल रहा है उतना प्रोवाइड करते जाओ। ये मेरा एक थॉट है, ये कोई ऐसा नहीं ये मुझे ये करना ही करना है मुझे। किसी भी अगर मैं दूसरे तरीके से लोगों की हेल्प नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे पास है मैं अपने हिसाब से अगर सपोज़ मैं लोगों को पैसे नहीं दे पाता हूँ, रोज़ 1000, 2000, 3000 तो वही मैं अगर आपको यहाँ से फ्री पढ़ाऊँ जो आप वहाँ पर 15,000 में कोर्स कंप्लीट करोगे, वही मैं अगर फ्री में पढ़ाऊँ तो वही उसका मतलब वही हो गया, ठीक है? तो मेरा यही है यहाँ पर मैं किसी भी तरीके से किसी की भी हेल्प कर सकता हूँ, करूँगा, ठीक है? जो-जो मुझे पॉसिबिलिटी लगेगी, टाइम मिलेगा मुझे, तो अच्छे तरीके से मैं वो कोई मसला नहीं है। इसमें कोई आसान वाली बात नहीं है। हाँ, आपको कुछ आता है, कुछ अच्छा-सा चीज़ जिसमें आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, तो आप भी शुरू करो। अब इस टाइम को वेट मत करो कि जब तक आप 100% परफेक्ट हो जाओगे, 100% परफेक्शन के बाद आप कोई चीज़ स्टार्ट करोगे। और ये बात हमेशा याद रखना, लाइफ में 100% परफेक्शन कभी नहीं होती है। ये टेम्परेरी लाइफ है, यहाँ पर कहाँ 100% 10% 10% आपके पास है कुछ, आप वो 10% ही शेयर करो। जो भी आपको आता है, लोगों की हेल्प किसी तरीके से कर रहे हो, तो करते जाओ। लोगों की हेल्प करोगे तो यही तो ह्यूमैनिटी है, ठीक है? तो ये इस तरीके से इसको और मज़ा भी आता है ना, आप ना तो थक जाओगे ना कुछ। इवन कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था आज, मतलब मेरा शेड्यूल बहुत सुबह मॉर्निंग में बहुत सवेरे शुरू होता है और एंड तक लेट होता है। लेकिन स्टिल मैं आप लोगों के लेक्चर बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ? देखो इसमें मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि मुझे जब आप पढ़ते हो ना, मतलब आपको खुशी मिलती है, मतलब आपको कुछ लग रहा है आप कुछ लाइफ़ में करोगे। सीरियसली अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मुझे इतनी खुशी मिलती है ना, मतलब आप मैं फिर इंसान बोलता है मुझे कुछ चाहिए नहीं इसके बदले, मुझे और कुछ ज़रूरत भी नहीं है। ऐसी फीलिंग होती है और वो फीलिंग जब आप एन्जॉय करोगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा रियल खुशी किसमें, रियल हैप्पीनेस किसमें है। आ रही है बात समझ? और हाँ, पढ़ाई करोगे अच्छे से, पैसे पैसे आपके पीछे आएगा, आपको पैसों के पीछे नहीं जाना है। पैसे दौड़ के आएँगे आपके पीछे, बोलेंगे कि आ जाओ हमें ले लो। आप बोलोगे नहीं हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें टाइम की ज़रूरत है, हमें टाइम मिलना चाहिए। वो आपके साथ वो सिचुएशन होगी। इन चीज़ों को समझो, तो उस तरीके से पढ़ाई करो। फिर बाकी एसएसबी एग्ज़ाम ये क्या कौन-सी बात है? 2 महीने में ख़त्म हो जाता है ये एग्ज़ाम अगर तैयारी करेंगे ढंग से, अगर जॉब ही चाहिए, ठीक है? तो वो होता है, फिर लक भी होता है, लक भी उसी का साथ देता है कि जो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करता है, अगर कोई हार्ड वर्क करने के बाद फेल हो जाता है, तो ऊपर वाला उससे और कुछ चाहता है कि नहीं इससे ज़्यादा की ज़रूरत है आपकी, और करते जाओ, तो वो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है? ये ना कि आप फेल हो जाओगे तो बैठोगे सुसाइड करने में या बाकी चीज़ें करने में बैठोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइम सबका सही टाइम आता है। बोलते हैं ना जब रात को अंधेरा होता है, सबसे रात को अंधेरा कब होता है? सबसे खतरनाक अंधेरा, रात के 3 बजे। लेकिन वो किसकी तरफ नज़दीक होता है यहाँ से? वो यहाँ से सुबह की रोशनी की तरफ होता है। जब आपको लाइफ़ में ऐसा लगेगा ना कि आप पूरे अंधेरे में घुसे हो, मतलब पूरा सब कुछ गलत दिख रहा है, आप ये सोचो कि आप किसकी तरफ, आप रोशनी की तरफ जा रहे हो। ये बात समझ में आ रही है? जब देखो एक तो आप अंधेरे की तरफ जा रहे हो, दैट मीन्स आपको पूरा बहुत टाइम लगेगा फिर रोशनी की तरफ आने में, 4-5 साल। लेकिन जब आप पूरा आपको लग रहा है हम पूरे अंधेरे में अब घुस चुके हैं, अब कोई रास्ता नहीं निकलने का, दैट मीन्स आप एक्चुअली पहुँच गए होते हैं कहाँ पर? रोशनी की तरफ। ये बात हमेशा याद रखिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको मोटिवेट करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कमेंट्स में मेंशन करो आपको ये सेशन कैसा लगा। कल नहीं, परसों में 1, 2, 3 कमेंट्स और लेकर आऊँगा जो सबसे बेस्ट वाले कमेंट्स होंगे। और अ थैंक यू टू समित सर जो कि उसने आप लोगों को ये प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया है। ये बहाना एक होता है कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने आया हूँ, ठीक है? मैं आपको पढ़ाता हूँ। लेकिन एक्चुअली जो है ये पूरा जो सिस्टम है, बनाया जो है 2-3 सालों से, ये समित सर का पूरा करा धरा है, ठीक है? तो इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा क्या बोलते हैं उसको लड़का है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि
कितना अच्छा है वो जो आप लोगों के लिए इतना सोचता है। मतलब सोचना ही बड़ी बात होती है, फिर करने वाले अलग बात है। तो और वो करता भी है, ठीक है? तो ज़्यादा से और उसको भी थैंक यू किया करो, ठीक है? तो वो भी मोटिवेट रहे, वो भी आपके और कुछ हेल्प करे और आपके लिए अच्छे से अच्छे टीचर लाए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।